लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली, सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी की एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल और माइंड ब्लोइंग होने वाला है, क्योंकि आज हम चैप्टर 756 से लेकर 765 तक की कहानी को पूरा डिकोड करने वाले हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सस्पेंस और डेंजर अपने पीक पर हैं। शब्द बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, कुछ पुराने बेहद चहेते कैरेक्टर्स की इस सफर में वापसी होने वाली है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का सफर आपको हिलाकर रख देगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी अपनी इस फैमिली से एक छोटी सी और बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा पुराना चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, जिसकी वजह से अभी कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट या यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही है। इस नए चैनल पर आपके लिए लगातार बेस्ट कंटेंट लाने में पूरी मेहनत लग रही है। अगर आप कैपेबल हैं और आपको लगता है कि मेरा काम इस लायक है, तो आप एक कदम आगे बढ़ाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपना QR कोड और UPI ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी इस चैनल को जिंदा रखने में बहुत बड़ी मदद करेगा। बाकी जो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सफर। मैडम हेला के मैसेंजर के माध्यम से रियल वर्ल्ड गैदरिंग की डिटेल्स फाइनल करने के बाद, जिसमें मीटिंग का समय, स्थान, पासवर्ड और मेथड शामिल थे, लूमियन ने चुपचाप एकेडमी ग्रुप के मेंबर्स को विचारों का आदान प्रदान करते हुए सुना और कभी कभी चर्चा में शामिल हुआ। मिस्टिसिज्म पर अपनी वर्तमान महारत के साथ उसे अब अपनी अज्ञानता छुपाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ देर बाद लूमियन ने पूछा कि क्या किसी के पास हार्वेस्ट प्रीस्ट का पोशन फॉर्मूला और उससे रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जवाब ना था। वो फिर प्राचीन महल के गेट के पास एक दूसरे ग्रुप की तरफ चल पड़ा। इसे फार्म कहा जाता था। ये कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के उन मेंबर्स का एक ग्रुप था जो प्लांटिंग करने और वेल्थ जमा करने का आनंद लेते थे। लूमियन ने एक बार उनकी रोजमर्रा की बातचीत को चुपके से सुना था कि उन्होंने कितने हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। एक रेंज के लिए बचत करने के उनके प्लान्स, उनके फॉरेस्ट हार्वेस्ट्स, उनके कंपोस्ट की इफेक्टिवनेस, चर्च ऑफ अर्थ, मदर का मॉडिफाइड, गेहूं के बीजों का बैच जो शुष्क क्षेत्रों के लिए सूटेबल था, उनकी बढ़ती हुई सेविंग्स और कैसे काम उनके लिए खुशी लेकर आया। उसके बाद लूमियन ने कभी दोबारा चुपके से बातें नहीं सुनी। जैसे ही वो फार्म के मेंबर्स के पास पहुंचा, उसे मिट्टी, फर्टिलाइजर, घास, अनाज और लाइवस्टॉक की सौंधी खुशबू आई, एक जानी पहचानी और कंफर्टिंग सुगंध जो उसे वापस कोडू विलेज में वापस अपनी बहन के पास ले गई। अनुभवी लूमियन तुरंत अलर्ट हो गया। ये मुझे एक तरफ तो कोडू के जीवन की याद दिलाता है, लेकिन दूसरे लेवल पर फार्मिंग, हर्डिंग और हार्वेस्टिंग के ये काम मेरे अंदर ओमेबेला के ब्लड लाइन के साथ गूंजते हैं। गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट वास्तव में अपने नाम पर खरी उतर रही हैं, जैसा कि ग्रेट मदर के चाइल्ड ऑफ गॉड से उम्मीद थी। लूमियन ने जल्दी से कारण समझ लिया। हालांकि ओमेबेला की गर्भनाल के अवशेषों को कंज्यूम करने से उसकी पावर्स या एबिलिटीज नहीं बढ़ी थीं, लेकिन इसने ग्रेट मदर की नज़र को अट्रैक्ट किया था, जिससे उनके द्वारा क्रिएट किए गए या ब्लेस्ड जीवों को उसके ब्लड लाइन को सेंस करने की परमिशन मिली। हालांकि ये बिना किसी इफेक्ट के नहीं रहा था। ओमेबेला के रेजिडुअल ब्लड लाइन ने कुछ चीज़ों के प्रति उसकी धारणाओं को सूक्ष्म रूप से बदल दिया था, जो इनडायरेक्टली उसकी साइकी को अफेक्ट कर रहा था। जैसे ही लूमियन ने फार्म ग्रुप के मेंबर्स को डिस्कस करते हुए सुना, उसने उत्सुकता से प्रत्येक व्यक्ति के रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया। हालांकि केवल आवश्यक बुद्धि की कमी वाले जीव ही उसे ग्रेट मदर का बच्चा समझने की गलती करेंगे, लेकिन जिन लोगों को ग्रेट मदर के बूंस मिले थे या जो सीधे उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे, वे उसके अंदर ओमेबेला के ब्लड लाइन को सेंस कर सकते थे। हालांकि वे उसे गलत तरीके से नहीं पहचानेंगे। ये लूमियन को फार्म ग्रुप के मेंबर्स के बीच किसी भी असामान्य रिएक्शन के माध्यम से ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि क्या वे गुप्त रूप से ग्रेट मदर की पूजा करते थे। कुछ मिनटों के बाद लूमियन ने टेंटेटिवली कंफर्म किया कि इस एरिया में कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के मेंबर्स में से कोई भी प्रॉब्लमैटिक नहीं था। उसने फिर और की आवाज़ की नकल की। जब उसने अपनी आवाज़ को दबाया, चारों ओर देखा और पूछा, क्या किसी के पास हार्वेस्ट प्रीस्ट का पोशन फॉर्मूला या रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं? अगर आप फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो आप मुझे एक रेडीमेड हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन बेच सकते हैं। मगल, मैंने सोचा था कि तुम एक वॉरलॉक हो, फार्म ग्रुप के एक मेंबर ने पूछा, जिसे ब्रीडर मास्टर कहा जाता था, जो पजल्ड था। वो एक रग्ड, वाइल्ड डिमीनर के साथ लंबा था और उसने जानवरों के फर से बना एक प्रिमिटिव ट्राइबल मास्क पहना हुआ था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे इसकी ज़रूरत है, लूमियन हंसा, और मैंने सोचा कि मदद करने के साथ साथ मैं थोड़ा प्रॉफिट भी कमा सकता हूँ। ब्रीडर मास्टर ने आगे पूछताछ की, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक रेडीमेड पोशन को कंटेनर द्वारा एब्जॉर्ब होने और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ एक सील्ड आर्टिफैक्ट बनने से पहले जल्दी से कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैडम हेला के मैसेंजर के माध्यम से ट्रेडिंग करने से चीज़ों में देरी होगी।
तुम्हें इसे रसीद मिलते ही तुरंत पीना होगा। क्या कोई इश्यूज तो नहीं होंगे? मैडम हेला का मैसेंजर वाकई बिजी है, लूमियन ने मन ही मन मजाक उड़ाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछताछ और ऑब्जर्वेशन के बाद वो श्योर था कि लुगानो से मिला डॉक्टर पोषण पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका था। ये एक ऐसा डॉक्टर था जिसने एक एंजल और फेक एंजल का इलाज किया था। लॉकी द्वारा लुडविग को बेरहमी से पीटने के बाद ये लुगानो ही था जिसने उसका इलाज किया था और उसके घावों को ठीक किया था। लूमियन ने खुद कई मौकों पर लुगानो का ट्रीटमेंट रिसीव किया था। एक पल के लिए विचार करने के बाद ब्रीडर मास्टर ने कहा, एक रेडीमेड हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन के लिए 20,000 गोल्ड रिसोर्ट। ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को अलग से खरीदने से अधिक महंगा है, लेकिन हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान करना होगा। नॉर्मली मैं 30,000 और 35,000 के बीच चार्ज करता, लेकिन चूंकि हम सभी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, लगभग 40,000 वर्ल्ड डीओर। लूमियन ने एग्रीमेंट में थोड़ा सिर हिलाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पास बिलों और सिक्कों में पहले से ही 19,000 गोल्ड रिसोर्ट थे, इसलिए उसने 10,000 का अपफ्रंट पेमेंट किया। पोषण की रसीद मिलने पर बैलेंस चुकाने की सहमति दी। वे एग्रीमेंट को नोटराइज करने के लिए सेंचुरी ग्रुप से 007 को ले आए। बिजनेस करके खुशी हुई, ब्रीडर मास्टर ने डिपॉजिट जेब में रखते हुए मगल से मुस्कुराकर कहा। वो फिर फार्म ग्रुप के अन्य मेंबर्स की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, अब मेरे पास और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फंड्स हैं। मैं लेजेंडरी ड्रूइड फ्रैंकली द्वारा क्रिएट किए गए उन मशरूम्स का स्टडी कर रहा हूँ। मुझे उनका फिलॉसफी दिलचस्प और फॉलो करने लायक लगता है। इस दुनिया में बियॉन्डर्स सहित अनगिनत सुपरनैचुरल बीइंग्स को देखते हुए क्यों न इन बीइंग्स के ब्लड, फ्लैश, मिल्क को साधारण पौधों के साथ मर्ज किया जाए। चाहे हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के माध्यम से हो, मिस्टिकल पावर्स की मदद से इसे अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है और कई जनरेशंस के बाद ट्रेट स्टेबलाइज हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मैजिकल इफेक्ट्स वाले पौधे मिलते हैं, लेकिन कोई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। जैसे ही लूमियन ने सुना, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि पुर्गातोरी ग्रुप के साथ डेथ से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करते समय भी नहीं। पहली बार उसने फ्रैंक ली का नाम कोडू विलेज के सपने में सुना था, जहां रयान नाम के एक ऑफिशियल बियॉन्डर ने एक कहावत का मेंशन किया था जो समुद्र में चलती थी। मैं फ्रैंक ली नाम के एक बंदे से टकराने के बजाय पायरेट एडमिरल्स या यहाँ तक कि किंग्स का सामना करना पसंद करूंगा। बाद में जब लूमियन समुद्र में था, उसने फ्रैंक ली के बारे में कोई अफवाहें नहीं सुनी। नहीं उसे पता था कि रयान सपने में बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था, या जो लोग फ्रैंक ली के कारनामों को जानते थे वे दोबारा उसका मेंशन करने की हिम्मत नहीं करते थे, या उन्होंने मेंशन न करना चुना था। सेंचुरी टीम। फ्रैंका ने समवन निकनेम वाले एक मेंबर की तरफ देखा और एक मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मराउडर पाथवे सीक्वेंस 5 ड्रीम स्टीलर के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की तलाश नहीं कर रहे थे? अभी भी इसकी जरूरत है? मुझे अभी अभी एक दोस्त से एक मिला है। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं उस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के साथ एक मिस्टिकल आइटम तैयार करने के लिए एक आर्टिसन के पास जाऊंगी। आईपैच स्टाइल ब्लैक हाफ फेस मास्क पहने हुए समवन ने फ्रैंका को परखा और रिप्लाई किया, ऐसा लगता है कि तुम्हारी दोस्त तुम नहीं हो। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक और रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। एक फ्लैट रेट 5,000 पाउंड। यह लगभग 120,000 वर्ल्ड डीओर है। फ्रैंका हंसी और बोली, 200,000 वर्ल्ड डीओर एक सिक्का भी कम नहीं। समवन ने एक पल के लिए कैलकुलेट किया और पलटवार किया। बेस्ट सिचुएशन में 150,000 वर्ल्ड डीओर, या फिर इसे भूल जाओ। फ्रैंका ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, तुम 2 किश्तों में पेमेंट कर सकते हो। पहली अभी 120,000 वर्ल्ड डीओर की और दूसरी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिलने के 3 महीने के भीतर 60,000 की। कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए 007 के नोटराइजेशन द्वारा सिक्योर। समवन सोचने के लिए रुका, फिर एक मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिलने के बाद डिफॉल्ट कर दूंगा? याद रखो, एक नोटरी का नोटराइजेशन फुल प्रूफ नहीं होता। मैं एक बार एक प्रसिद्ध स्विंडलर था। फ्रैंका मुस्कुराई। कौन बेहतर है, तुम या बार्ड? समवन शांत हो गया। बार्ड से मेरे और मेरे साथियों द्वारा पहले ही निपट लिया गया है। जब तक तुम 60,000 वर्ल्ड डीओर से अधिक के एक बहुत ही यूजफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, मुझे तुम्हारे डिफॉल्ट करने की कोई चिंता नहीं है। तुम्हारा बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी वैल्यूएबल है। फ्रैंका ने, जिसके माफिया टाइज थे, अपनी डराने वाली टिप्पणी उतनी ही कैजुअली की जितनी कैजुअली डिनर में क्या है इस पर डिस्कस किया जाता है। मुझे उसे सरपास करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समवन ने कुछ सेकंड के बाद रिप्लाई किया, डील। कोई जल्दी नहीं है, फ्रैंका ने एक मुस्कान के साथ कहा, फाइनल पेमेंट सोने में होना चाहिए। आने वाले दिनों में लूमियन के पास कोई विशेष काम नहीं था और वह 007 द्वारा प्रोवाइड की गई इंटेलिजेंस के आधार पर कई मिरर पीपल को ट्रैक करते हुए और हैरिसन के ठिकाने की तलाश करते हुए ट्रायर में घूमता रहा।
उसे मिस्टर के से एक रिवॉर्ड कलेक्ट करना था, लेकिन उसका दिल रेजिस्ट कर रहा था और वो डिले करता रहा। फ्रैंका ने सेंचुरी ग्रुप के समवन के साथ अपना ट्रांजैक्शन पूरा किया, बिलों और सिक्कों से बना एक डाउन पेमेंट रिसीव किया जो कुल 5,000 पाउंड था। उसने जेना को बिलों में 15,000 वर्ल्ड डीओर भी दिए, ये शर्त रखते हुए कि सोने में 60,000 वर्ल्ड डीओर का बाकी पेमेंट पूरी तरह से उसका था। जेना ने ड्रीम स्टीलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक खो दिया, लेकिन उसने फ्रैंका के बकाया 45,000 वर्ल्ड डीओर का भुगतान भी कर दिया। अब उसके पास 16,000 वर्ल्ड डीओर और 120,000 वर्ल्ड डीओर की वैल्यू के गोल्ड लोएन पाउंड थे। वो पहले कभी इतनी अमीर नहीं हुई थी। वो हमेशा से जानती थी कि पोशन फॉर्मूलास और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूएबल थे, और यहाँ तक कि उनकी अनुमानित प्राइस रेंज भी जानती थी, लेकिन उसने कभी भी एक बार में पूरा पेमेंट नहीं किया था और न ही अब तक वास्तव में कुछ बेचा था। अब वो एक्सपीरियंस कर रही थी कि पायरेट हंटर गेहरमन स्पैरो की तरह पैसे कमाना कैसा लगता है। उस शाम जैसे ही लूमियन अपने रेंटेड अपार्टमेंट में लौटा, कपड़े बदलने और मिस्टर के से मिलने की हिम्मत जुटाने की प्लानिंग कर रहा था, उसके कमरे का वॉल लैंप अचानक अजीब हरे और पीले रंगों से रंग गया। वे अजीब तरह से एक साथ ब्लेंड हो गए। फिर लूमियन ने अपने मैसेंजर ब्लैक क्लर्जी रोब में ममीफाइड पेनिटेंट को शून्य से निकलते हुए देखा। लगभग उसी समय मैडम हेला का मैसेंजर, शुद्ध चांदी से बना एक स्कल, अंधेरे में लिपटा हुआ दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद एक डॉल मैसेंजर का सिलुएट तेजी से शेप लेने लगा। लूमियन कुछ हद तक दंग रह गया। क्या मैसेंजर्स एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या मेरे पास 3 लेटर्स हैं? एक हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन के लिए होना चाहिए, दूसरा संभवतः हिसुका के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स से बना एक सील्ड आर्टिफैक्ट, लेकिन तीसरे के बारे में क्या? जैसे ही पेनिटेंट बैनफेल और शुद्ध चांदी का स्कल दिखाई दिए, हल्के सुनहरे रंग की मिनी ड्रेस पहने डॉल मैसेंजर तुरंत लूमियन के पास तैरने लगी, जैसे वो अन्य 2 मैसेंजर्स का सामना कर रही हो। शुद्ध चांदी के स्कल ने आसपास के अंधेरे के बीच अपने मुंह से डेस्क पर एक टाट का बैग रख दिया, फिर अपनी जलती हुई पीली आंखें लूमियन पर टिका दी। पेनिटेंट बैनफेल ने एक मुड़ा हुआ लेटर गिराया और चुपचाप स्पिरिट वर्ल्ड में लौट आया, कमरे से गायब हो गया। लूमियन इस मौके का फायदा उठाकर अपने मैसेंजर से उसके पास्ट के बारे में बातचीत करना चाहता था और ट्रू क्रिएटर के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उसे अपनी उत्सुकता को दबाना पड़ा और इसके बजाय शुद्ध चांदी के स्कल पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। लूमियन ने टाट का बैग उठाया, जो एक बुक बैग जैसा लग रहा था, और उसमें से एक एल्यूमिनियम फ्लास्क निकाला। उसके पीछे डॉल मैसेंजर उत्सुकता से देखती हुई करीब तैर कर आई। लूमियन ने सफेद झाग से लबालब भरे अंदर के सुनहरे लिक्विड को देखने के लिए मटमैले सफेद फ्लास्क को अनस्क्रू किया। अगर इसमें माल्टी खुशबू की कमी न होती तो वो सोचता कि ये बियर थी। उसने टाट के बैग से कागज का एक टुकड़ा निकाला, जो मैडम हेला द्वारा प्राचीन फेसाक भाषा में लिखा गया था। ये वास्तव में हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन है। इसे 15 मिनट के भीतर पीना होगा, या तुम एक अल्कोहल फ्लास्क के साथ खत्म हो जाओगे जो फसलें ला सकता है। यह देखकर कि मैडम हेला ने आइडेंटिफिकेशन में मदद की थी और एक नोटराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था, लूमियन ने तुरंत अपने ट्रैवलर्स बैग से बचे हुए 9,000 गोल्ड रिसोर्ट और पिछले 2 दिनों में एक्सचेंज किए गए 1,000 गोल्ड रिसोर्ट के नोट्स निकाले। ये फाइनल पेमेंट है। लूमियन ने गोल्ड रिसोर्ट को टाट के बैग में डाला और इसे शुद्ध चांदी से बने स्कल को सौंप दिया। शुद्ध चांदी के स्कल ने टाट के बैग को अपने दांतों से पकड़ा, आसपास के अंधेरे में मर्ज हो गया और एक पल में गायब हो गया। लूमियन ने फिर अपना सिर घुमाया और डॉल मैसेंजर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या विचार है? डॉल मैसेंजर ने खर्राटा लिया, मैं अंततः उनसे आगे निकल जाऊंगी। मैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल मैसेंजर बनूंगी। नहीं, दूसरी सबसे पावरफुल मैसेंजर। काफी महत्वाकांक्षी, लूमियन ने आधा गंभीरता से आधा मजाक में जवाब दिया। वो डॉल मैसेंजर के रिस्पॉन्स से हैरान नहीं था। वो पहले से ही पेनिटेंट बैनफेल और शुद्ध चांदी के स्कल के स्पेशल नेचर के बारे में जानता था। डॉल मैसेंजर ने फिर लूमियन की तरफ एक डार्क ट्रांसलूसेंट ऑर्ब फेंका, जो एक क्रिस्टल बॉल जैसा था, लेकिन अधिक एथीरियल था, जिसे लूमियन ने आसानी से पकड़ लिया। मुड़े हुए ट्रांसपेरेंट बैरियर के अंदर एक चमकदार ब्लैकबोन रिंग तैर रही थी, जिसकी सतह पर एक डेमन का मुड़ा हुआ तड़पता हुआ चेहरा तराशा गया था, जिसकी आंखों में 2 धुंधली परछाइयां थीं। मुड़े हुए लेटर को डेस्क की सतह पर गिरने देने के बाद डॉल मैसेंजर भी लूमियन के कमरे से चली गई। यह वास्तव में हिसुका के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से बना एक सील्ड आर्टिफैक्ट है। लूमियन तुरंत आर्टिफैक्ट के इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स की जांच करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने डार्क ट्रांसपेरेंट ऑर्ब और मुड़े हुए लेटर को पहले स्टोर कर लिया और फिर अपने मैसेंजर द्वारा लाए गए लेटर को पढ़ना शुरू किया। लेटर बहुत संक्षिप्त था। 7 ऑफ वैंड्स, क्या तुम्हें अभी भी अपना वादा याद है? हमें अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। यदि तुम्हारे पास हाल ही में अन्य इंपॉर्टेंट मामले नहीं हैं, तो प्लीज हमसे निम्नलिखित कोऑर्डिनेट्स पर मिलें, जहां मैं तुम्हें डिटेल्स बताऊंगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को मदद की जरूरत है, लूमियन को एहसास हुआ।
सी प्रेयर रिचुअल की घटना में उसने मैडम हर्मिट के अंडर काम करने वाले इस माइनर अरकाना कार्ड होल्डर से मदद मांगी थी। उस समय उसने पेमेंट नहीं मांगा था, लेकिन मेंशन किया था कि अगर वह साउदर्न कॉन्टिनेंट गया तो उसे थोड़ी मदद की जरूरत पड़ सकती है, जिस पर वो आसानी से सहमत हो गया था। फॉर्चुनेटली मैं हाल ही में अपेक्षाकृत फ्री हूँ। लूमियन ने नाइट ऑफ सोर्ड्स के लेटर को रख दिया, मटमैले सफेद फ्लास्क पर कैप वापस स्क्रू किया और इसे हाथ में लेकर कमरे से बाहर चल पड़ा। लुगानो उन प्लेटों और कटलरी को साफ कर रहा था जो लुडविग अपने पीछे छोड़ गया था। तुम्हारा हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन आ गया है, लूमियन ने शांति से कहा। लुगानो जम गया, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन का भाव आ गया। कुछ सेकंड के बाद उसने अपने एम्प्लॉयर के हाथ में मौजूद फ्लास्क की तरफ इशारा किया और पूछा, ये? हाँ, ये हंटर पाथवे के पोशंस की तुलना में अधिक पीने योग्य लगता है। लूमियन फ्लास्क को हिलाते हुए हंसा। तुम्हारे पास ये डिसाइड करने के लिए 10 मिनट हैं कि तुम इसे पीना चाहते हो या नहीं। 10 मिनट? लुगानो ने चौंक कर पूछा। लूमियन ने सिर हिलाया। नहीं, 8 मिनट। अगर तुमने 8 मिनट में अपना मन नहीं बनाया तो मैं नीचे एक आवारा कुत्ता ढूंढूंगा या एक चूहा पकड़ूंगा और उसे ये पोशन पिला दूंगा। क्या मुझे मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है? लुगानो के पूरे चेहरे पर डर लिखा था। ये बहुत कैजुअल लगता है ना? ये आखिरकार एक पोशन है। अगर उसकी मेंटल और फिजिकल स्थिति सही नहीं होती तो वो या तो एक मॉन्स्टर में बदल सकता था या मौके पर ही मर सकता था। अब केवल 7 मिनट बचे हैं, लूमियन ने एक मुस्कान के साथ याद दिलाया। तुम्हारी कंडीशन ठीक है, तुम्हें बस रिलैक्स करने और ये याद रखने की जरूरत है कि तुम लुडविग के नैनी और फैमिली डॉक्टर हो। क्या ये वास्तव में ठीक है? लुगानो को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। 6 मिनट, लूमियन ने ठंडे स्वर में कहा। लुगानो स्तब्ध रह गया। समय इतनी जल्दी कैसे बीत सकता है? अपने दांत भींचते हुए उसने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इसे अंडरग्राउंड ट्रायर में पीना होगा। लूमियन ने एक भौं उठाई। लुगानो ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि पृथ्वी पर खड़े रहने से मुझे पोषण पीते समय अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है। अर्थ पाथवे, हो। मटमैले सफेद फ्लास्क को ले जाते हुए लूमियन मुड़ा और कमरे से बाहर चल पड़ा। लुगानो पीछे पीछे चला। उसने अपनी जेब से बैंक नोट्स का एक गुच्छा निकाला। ये मेरी पूरी सेविंग्स है, 15,000 वर्ल्ड डियोर। आपने पहले कहा था, बाकी आपके द्वारा कवर किया जाएगा। लूमियन ने उदासीनता से सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के 15,000 वर्ल्ड डियोर स्वीकार कर लिए। उसके पास अभी भी कुछ सिक्कों और सोने की छड़ों सहित 86,000 वर्ल्ड डियोर थे। सड़क पर आते ही लूमियन सीधे अंडरग्राउंड ट्रायर के सबसे नजदीकी एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। एक आवारा कुत्ता पास से गुजरा जो ऐसे भौंक रहा था जैसे उन्हें डरा रहा हो। लूमियन हंसा और उसने लुगानो को टेस्ट किया। क्या तुम समझ सकते हो कि ये क्या कह रहा है? हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन के बारे में विचारों से भरे अपने दिमाग के साथ लुगानो ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप समझ सकते हैं? क्या आपके पास बीस्ट टेमर का कोई मिस्टिकल आइटम है? लूमियन मन ही मन हंसा। ये कह रहा है, मैंने सुना है कि आप मुझे हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन का एक हिस्सा खिलाने जा रहे हैं। आपने इसे अभी तक मुझे क्यों नहीं दिया? लुगानो को तब एहसास हुआ कि उसका एम्प्लॉयर मजाक कर रहा था। दूसरे विचार पर लुगानो को लगा जैसे उसके एम्प्लॉयर द्वारा उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। वो इम्प्लाई कर रहा है कि मैं एक आवारा कुत्ता हूँ। मैं वास्तव में सोच रहा था कि उसने मुझे अभी तक हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन क्यों नहीं दिया है। अंडरग्राउंड ट्रायर में पहुंचकर लूमियन ने एक्सपर्टली एक सुनसान टनल का रास्ता चुना और मटमैले सफेद फ्लास्क को लुगानो की तरफ उछाल दिया। जैसे ही लुगानो फ्लास्क को पकड़ने के लिए टटोलने लगा, लूमियन ने ठंडे स्वर में याद दिलाया, 2 मिनट बचे हैं। लुगानो ने एक गहरी सांस ली, कैप को अनस्क्रू किया और अंदर पोशन देखा जो बियर जैसा लग रहा था। वो याद करने लगा कि उसने लुडविग की देखभाल और इलाज कैसे किया था। इस मेमोरी का उपयोग करके उसने अपने तनावग्रस्त स्पिरिट को थोड़ा रिलैक्स किया। कुछ सेकंड और 2 गहरी सांसों के बाद लुगानो ने मटमैले सफेद फ्लास्क को उठाया और पोशन को गटक गया। लूमियन, जिसने रोशनी के सोर्स के रूप में चमकीली सफेद लौ की एक गेंद बनाई थी, चुपचाप देखता रहा, लुगानो के शरीर में विभिन्न बदलावों को ऑब्जर्व करते हुए। वो यह नहीं भूला था कि उसका सर्वेंट काफी असामान्य था। वो ड्रीम फेस्टिवल के दौरान होश में रह सकता था। लुगानो का चेहरा जल्दी से दर्द में मरोड़ गया, जैसे लुडविग द्वारा उसकी बाह को दोबारा काटने के दर्द को एक्सपीरियंस कर रहा हो। लूमियन ने देखा कि उसके पैर धीरे धीरे मिट्टी में धंस रहे थे। उसकी खुली स्किन पर बाल स्पष्ट रूप से घने और लंबे हो रहे थे और उसके भूरे बाल भी वैसा ही कर रहे थे। उसकी भूरी आंखें फोकस खो रही थीं। कुछ देर बाद ट्रांसफॉर्मेशन रुक गए और लुगानो का एक्सप्रेशन धीरे धीरे शांत हो गया। ये आसानी से हो गया। वो प्लांटर पाथवे में अच्छी तरह फिट बैठता है। मुझे यकीन नहीं है कि ये उसकी अपनी विसंगतियों के कारण है या नहीं। लूमियन चुपचाप बुदबुदाया। वो देखता रहा क्योंकि लुगानो की आंखों ने धीरे धीरे स्पष्टता और विवेक वापस पा लिया। उसने एक रिलैक्स्ड पोस्चर में पूछा, तुमने क्या एबिलिटीज हासिल की हैं?
हालांकि मिस्टिकल वर्ल्ड में किसी के बियॉन्डर एबिलिटीज के डिटेल्स के बारे में पूछताछ करना नापसंद किया जाता था, लेकिन किसे दोष दिया जा सकता था क्योंकि उसके सामने मौजूद व्यक्ति उसका सर्वेंट था। लुगानो को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। उसने अर्जित मिस्टिकल नॉलेज का स्वाद लेते हुए अपनी कंडीशन की जांच की। मेरी हीलिंग कैपेबिलिटीज एक्सपैंड हो गई हैं। अब मैं पौधों और खेतों में बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। मैं बीजों को कैटलाइज भी कर सकता हूँ जिससे वे तेजी से बढ़ सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यह 2 सिनेरियोज में डिवाइड होता है। पहला है दोनों हाथों को पृथ्वी पर रखना, जो 30 मीटर के रेडियस के भीतर बीजों और पौधों को सामान्य से बहुत तेजी से बढ़ने या रिप्रोड्यूस करने की परमिशन देता है। हालांकि यह कुछ सेकंड या मिनटों में जेस्टेशन से लेकर जमीन पर लौटने तक उनके लाइफ साइकिल को तुरंत पूरा नहीं करता है। दूसरा है सीधे कुछ बीजों या पौधों को पकड़ना और उनके भीतर मौजूद जीवन को पूरी तरह से कैटलाइज करना। बाद वाला सिनेरियो मुझे बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में लताएं क्रिएट करने की परमिशन देता है, जिसका उपयोग दुश्मनों को उलझाने और कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। ये सुनकर लूमियन ने विचारशीलता से पूछा, तो तुम केवल पौधों के भीतर मौजूद जीवन को ही पूरी तरह से कैटलाइज कर सकते हो और इसका उपयोग इंसानों पर नहीं किया जा सकता? नहीं। लुगानो ने अपना सिर हिलाया। लूमियन ने बात जारी रखी, अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे जीव से होता है जो अनिवार्य रूप से एक पौधा है लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस है, तो क्या तुम डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा उसके पूरे जीवन को कुछ सेकंड या दसियों सेकंड में फूटने का कारण बन सकते हो, जिससे उसका पूरा लाइफ साइकिल पूरा हो जाए? पहले मुझे इसे छूने में सक्षम होना होगा। लुगानो ने संकेत दिया कि यह खतरनाक था और ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो जो कॉम्बैट में स्पेशलाइज नहीं था मैनेज कर सके। उसने आगे जोड़ा, प्लस मुझे यकीन नहीं है कि इसका वो इफेक्ट होगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। लूमियन ने लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाया, लुगानो को कंटिन्यू करने का इशारा करते हुए। लुगानो ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा, अगर मैं विभिन्न म्यूटेंट पौधों के बीज प्राप्त कर सकूं, तो मेरी कैटालिटिक एबिलिटीज कॉम्बैट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मैं 30 मीटर के रेडियस के भीतर पौधों और कीड़ों को मुझे अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड करने का आदेश भी दे सकता हूं, जब तक कि ये उनकी प्रजातियों की लिमिटेशन से अधिक ना हो। हालांकि इंटेलिजेंट वाले काम नहीं करेंगे। मैंने कुछ रिचुअल स्पेल्स भी हासिल किए हैं, मुख्य रूप से बारिश बुलाने या आसमान साफ करने के लिए। यह वास्तव में हार्वेस्ट के कॉन्सेप्ट की तरफ झुकता है। अगर मैं मैजिकल प्लांट से बीज प्राप्त कर सकूं या मैजिकल प्लांट्स और स्पेशल कीड़ों के प्रभुत्व वाले एनवायरनमेंट में रहूं, तो मिस्टिकल मीन्स का उपयोग करके हार्वेस्ट प्रीस्ट की कॉम्बैटिव एबिलिटीज बहुत खराब नहीं होंगी। वे प्रभावशाली रूप से इफेक्टिव भी हो सकती हैं। पौधों को उनकी पूरी लाइफ फोर्स को अनलॉक करने के लिए सीधे कैटलाइज करने की बियॉन्डर एबिलिटी में विशाल कल्पनाशील पॉसिबिलिटीज हैं। दुर्भाग्य से एक हार्वेस्ट प्रीस्ट की डायरेक्ट कॉम्बैट एबिलिटी लिमिटेड है। अगर लुगानो एक सील्ड आर्टिफैक्ट होता और मैं इसका उपयोग करता, तो चीजें पूरी तरह से अलग होती। इन विचारों के बीच लूमियन ने लुगानो की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे शरीर में कोई एनहांसमेंट्स हुए हैं? कुछ हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लुगानो ने ईमानदारी से रिप्लाई किया। लूमियन ने सिर हिलाया और अपनी जेब से मैडम मैजिशियन का भेजा हुआ एक लेटर निकाला, जो हिसुका के सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ आया था। अपने सिर के ऊपर तैर रहे चमकीले सफेद लाइट ऑफ की मदद से इसे पढ़ने लगा। टेम्पररीली नेम्ड डेविल्स विस्पर। पॉजिटिव इफेक्ट्स। 1. डेविल्स आर्म। नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने और इसे उपयोग करने में आसान बनाने के लिए इस बोन रिंग की बियॉन्डर एबिलिटी को रिड्यूस किया गया है। ओरिजिनली डेविल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे शरीर को टारगेट करता है, अब ये केवल डेविल्स विस्पर पहनने वाली बाह को अफेक्ट करता है। ये बाह में सूजन, कालापन और भयानक पैटर्न्स पैदा करता है, जैसे कि वो आर्मर की एक मोटी परत से ढकी हो। फ्लैश अत्यधिक इलास्टिक और रेजिस्टेंट हो जाता है, जिससे डैमेज कम से कम होता है। विचाराधीन बाह अधिकांश जहरों से इम्यून हो जाती है, एक निश्चित सीमा तक श्राप और आग के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है और काफी मजबूत हो जाती है। 2. मैलिस परसेप्शन। इसी कारण से इस रिंग द्वारा ग्रांटेड मैलिस परसेप्शन केवल तुम्हें ये सेंस करने में मदद करता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखते हैं या नहीं, मंडराते खतरों का पता लगाने के लिए नहीं। इसी से काम चलाओ। 3. डिजायर इनकॉर्नेशन। ये एक ऐसी पावर है जिसके लिए मैंने विशेष रूप से आर्टिसन से एम्फेसाइज करने का रिक्वेस्ट किया था, अन्य पावरफुल इफेक्ट्स प्राप्त करने के चांस को दांव पर लगाकर। इसके अलावा इसका पूरा मैनिफेस्टेशन सुनिश्चित करने के लिए मैं रिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स को थोड़ा बढ़ाने पर सहमत हुई। यह तुम्हारे शरीर को विभिन्न इमोशंस और इच्छाओं से बने एक परछाई जैसे ब्लैक लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिससे तुम्हें डैमेज से बचने, अपने मूवमेंट्स को छुपाने और अपने दुश्मनों को अफेक्ट करने में मदद मिलती है। ये काफी यूजफुल लगता है, लेकिन क्या ये आर्टिसन से किए गए मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट के लायक है? एक बार जब तुम इसका उपयोग करोगे तो समझ जाओगे क्यों। ये पढ़ने पर लूमियन खुद से बुदबुदाया, तो पहले 2 पॉजिटिव इफेक्ट्स के रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दबाकर कुछ इम्पैक्ट डिजायर इनकॉर्नेशन एबिलिटी में वापस आ गया है।
मैडम मैजिशियन के लिए ऐसा करने के लिए इसे क्या चीज इतनी स्पेशल बनाती है? लूमियन एक्सपेरिमेंट करने की जल्दबाजी में नहीं था और उसने पढ़ना जारी रखा। 4. रेत श्रीक। रिंग के चेहरे पर बने डेमन रिलीफ को रगड़कर और एक तेज आवाज निकालकर तुम रेत श्रीक के समान एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो जो जीवित प्राणियों के कान के पर्दे फाड़ सकता है और उनकी आत्माओं को नुकसान पहुंचा सकता है। वे तुम्हारे जितने करीब होंगे इफेक्ट उतना ही बेहतर होगा। नेगेटिव इफेक्ट्स। इसे पहनने के बाद तुम्हारी दुर्भावना अधिक प्रोनाउंस्ड हो जाएगी। यदि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते और दुर्भावना में लिप्त होते हो तो तुम धीरे धीरे एबिस में फिसल जाओगे और अंततः इस रिंग की दुर्भावना द्वारा कंट्रोल किए जाओगे, जिसका अर्थ है यदि तुम इसे पहनने के दौरान दुर्भावना में लिप्त होते हो तो तुम इसके कठपुतली बन जाओगे और ये ड्राइवर होगा, तुम ड्रिवेन होगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुर्भावना में एक बार लिप्त होने से तुम कंट्रोल हो जाओगे, लेकिन जिन इंसानों ने दुर्भावना के मीठे लालच को चखा है उनके लिए कंटिन्यू न करना कठिन है। मेरे अनुमानों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी के मौजूदा नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ कंबाइंड विशिष्ट दुर्भावना एसेटिक से मिलने वाले तुम्हारे पूरे एंड्योरेंस और तुम्हारी खुद की विल पावर को नेगेट कर देगी, जिससे तुम आगे के इमोशनल और डिजायर स्टिमुली का सामना करने में असमर्थ हो जाओगे। इसके अलावा चाहे इसे पहना गया हो या नहीं, इसे केवल पास में रखने से ही तुम्हारा शरीर सल्फर की लपटों से जलने लगेगा, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से। इसे ट्रैवलर्स बैग में रखना इस इफेक्ट को इफेक्टिवली कम कर सकता है। एक पायरोमैनियक के रूप में जो सीक्वेंस 5 पर पहुंच चुका है, तुम इन बर्न्स को लंबे समय तक सहन कर सकते हो, लेकिन सल्फर के टॉक्सिक इफेक्ट्स के प्रति सचेत रहें और तुरंत इसका इलाज करें। इसके अलावा खुद को शामिल करते हुए 100 मीटर के रेडियस के भीतर के लोग डेविल्स विस्पर से सूक्ष्म रूप से इन्फ्लुएंस होंगे। उनके बुरे विचारों और आवेगी एक्शंस की तरफ प्रवृत्त होने की अधिक संभावना होगी। इसे ट्रैवलर्स बैग में रखकर भी कम किया जा सकता है। बाकी सब ठीक है, लेकिन डेविल्स विस्पर पहनने के बाद मेरे इमोशंस और इच्छाएं मेरी सबसे बड़ी कमजोरियां बन जाएंगी। लूमियन ने हिसुका की इस सील्ड आर्टिफैक्ट को असेस किया। इसकी सीलिंग अपेक्षाकृत सिंपल है, जिसके लिए केवल स्पेशल आइसोलेशन की आवश्यकता होती है। लूमियन के स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस के साथ कंबाइंड वो पूरी तरह से इसे एक मिस्टिकल आइटम के रूप में उपयोग कर सकता था। लूमियन ने फिर दूसरी जेब से पिच ब्लैक बोन रिंग निकाली जो एक डार्क ट्रांसपेरेंट बैरियर में लिपटी हुई थी। उसने अपना हाथ स्फीयर पर दबाया और धीरे से अंदर पहुंचाया। उसका दाहिना हाथ ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो एक घने दलदल से गुजर रहा हो, रिंग को छूने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसी समय डार्क स्फीयर चुपचाप बिखर गया, अपने आप खुल गया और आसपास के शून्य में मर्ज हो गया। लूमियन ने फिर डेविल्स विस्पर को अपनी बाईं इंडेक्स फिंगर पर खिसका लिया। उसका शरीर अचानक लिक्विफाइड हो गया और एथेरियल बन गया। वो गाढ़े ब्लैक लिक्विड के एक पूल में बदल गया। लुगानो, जिसने केवल उसकी तरफ एक नजर डाली थी, अनकंट्रोलेबली कांप उठा, हड्डी तक कांप गया, जैसे कि उसने मानव दिल के गहरे अंदर की सबसे भयावह और छिपी हुई इच्छाओं और इमोशंस को देख लिया हो। नवनिर्मित हार्वेस्ट प्रीस्ट ने आवेगी रूप से लूमियन से पूछा, जो ब्लैक लिक्विड स्टेट से अभी अभी मानव रूप में लौटा था, हम सतह पर वापस कब जा सकते हैं? लूमियन ने उसे एक बर्फीली नजर दी। उसकी नीली आंखें जैसे एक ऐसा अंधेरा समेटे हुए थीं जिसे कोई रोशनी भेद नहीं सकती थी। लुगानो हिंसक रूप से कांप उठा। एक जाना पहचाना डर वापस आ गया क्योंकि वो हकलाया, मैं बस पूछ रहा हूँ। लूमियन एक थोड़ी पागलपन भरी मुस्कान के साथ हंसा और उसने धीरे से डेविल्स विस्पर को हटा दिया, इसे वापस ट्रैवलर्स बैग में रख दिया। वो अब समझ गया था कि मैडम मैजिशियन ने विशेष रूप से इस एबिलिटी का रिक्वेस्ट क्यों किया था। उसकी इच्छाएं और इमोशंस पूरी तरह से उसके अपने नहीं थे। उसके इमोशंस और इच्छाओं का एक छोटा हिस्सा टर्मीबोरोस से लिंक्ड उसके भाग्य से, ब्लड एम्परर के रेजिडुअल ऑरा से और ओमेबेला के ब्लड लाइन से उपजा था। नॉर्मली ये केवल उसे अफेक्ट करते, लेकिन डिजायर इनकॉर्नेशन का उपयोग करके इन इमोशंस और इच्छाओं को मटेरियलाइज किया जा सकता था और इस प्रकार बाहरी दुनिया और उसके दुश्मनों पर कुछ इन्फ्लुएंस डाला जा सकता था। अगर मुझे डिजायर इनकॉर्नेशन रूप में सीक्वेंस 4 सेंट को एनवेलप करना हो तो उस डेमीगॉड को संबंधित इमोशनल और डिजायर करप्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमले के इस मेथड का मतलब है कि मैं बैकलैश का सीधे सामना करने के लिए इवेजन को छोड़ रहा हूँ। लूमियन ने संक्षेप में विचार किया। वो इस सील्ड आर्टिफैक्ट से काफी सेटिस्फाइड था। एक डेमीगॉड का सामना करते हुए इवेजन कभी कभी बेकार होता था। इससे बेहतर था कि डटकर मुकाबला किया जाए। और सोर्ड ऑफ करेज और डेविल्स विस्पर दोनों ने उसे वो चांस दिया था। जब रात पूरी तरह से ढल गई, लूमियन साइकिक मैगजीन के हेडक्वार्टर पहुंचा, जो एवेन्यू डू बुलेवार्ड में 19 रूएस कील पर स्थित था, और बेसमेंट में मिस्टर के से मिला। मिस्टर के ने एक चौड़ा हुड पहने हुए गर्मजोशी से कहा, चलो पहले भगवान से प्रार्थना करें। लूमियन ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके विचार कसकर लिपटे हुए थे, बाहर नहीं भटक रहे थे। कुछ देर बाद उसने और मिस्टर के ने एक साथ अपनी आंखें खोली। मिस्टर के ने फटी हुई लेकिन उत्साही आवाज में कहा, बधाई हो,
तुम अब एक कैंडिडेट ओरेकल हो। ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। भगवान के करीब होना हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। इसके बाद तुम जहां भी जाओ, तुम स्थानीय ऑरेकल्स या ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर्स, भगवान के फॉलोअर्स से संपर्क कर सकते हो उनकी मदद का रिक्वेस्ट करने के लिए। यदि स्थानीय स्तर पर कोई सेंट्स या ऑरेकल्स नहीं है, तो तुम्हारे पास वहां के सभी रिसोर्सेज का उपयोग करने की अथॉरिटी है, जिसमें पर्सनल, मनी, इंटेलिजेंस और मटेरियल्स शामिल हैं। क्या ये ऑरोरा ऑर्डर का रिवॉर्ड है जो मेरी अथॉरिटी और स्टेटस को एलिवेट कर रहा है? लूमियन ने अपनी छाती पर क्रॉस का साइन बनाया और फटी हुई आवाज में कहा, सभी को क्रिएट करने के लिए आपकी स्तुति हो। दुनिया के पापों को सहन करने के लिए आपकी स्तुति हो। मिस्टर के ने सेटिस्फेक्शन के साथ सिर हिलाया। अभी के लिए और कोई रिवॉर्ड नहीं है। चलो वॉटेक्स के मामले की जांच करना जारी रखें। ठीक है। लूमियन ने चुपचाप राहत की सांस ली। यदि मिस्टर के ने मटेरियल रिवॉर्ड्स ऑफर किए होते, तो वो उन्हें स्वीकार करने में संकोच करता। ऐसा नहीं था कि वो उन आइटम्स के उस एंटिटी द्वारा मार्क किए जाने को लेकर चिंतित था। आखिरकार वो पहले से ही सर्विलांस के अंडर था, इसलिए थोड़ा और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी अनिच्छा अधिक साइकोलॉजिकल थी। लूमियन ने एक पल के लिए विचार किया और फिर मिस्टर के को इन्फॉर्म किया, मैं कुछ पिछले मामलों को समेटने के लिए जल्द ही फिर से साउदर्न कॉन्टिनेंट की तरफ जा सकता हूँ। श्योर नहीं हूँ कि मुझे कितने समय की जरूरत होगी। ठीक है। मिस्टर के ने धीरे से सिर हिलाया। स्पेसिफिकली कौन सा एरिया? अभी श्योर नहीं हूँ, लूमियन ने ईमानदारी से जवाब दिया। वो वास्तव में नहीं जानता था। मिस्टर के ने आगे पूछताछ नहीं की। हमारे पास साउदर्न कॉन्टिनेंट पर सेंट्स और ऑरेकल्स हैं और भगवान के कई फॉलोअर्स वहां गुप्त रूप से ऑपरेट कर रहे हैं। एक बार जब तुम स्पेसिफिक लोकेशन डिसाइड कर लोगे, तो मैं उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन से संपर्क करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू मिस्टर के, लूमियन ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा। मिस्टर के ने उसे सुधारा, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी अब ऑरेकल्स हैं, बराबर न होना भगवान के प्रति अनादर है। लूमियन पल भर के लिए अवाक रह गया। उसने कैजुअली पूछा, मिस्टर के, वो कैथेड्रल जहां आप मुझे पिछली बार ले गए थे, क्या हमारे ऑरोरा ऑर्डर के भीतर उसका कोई महत्वपूर्ण अर्थ है? मिस्टर के ने उत्साहपूर्वक रिप्लाई किया, वो हमारे ऑरोरा ऑर्डर द्वारा एस्टैब्लिश किया गया पहला कैथेड्रल था। क्या ये बैनफेल से रिलेटेड है? लूमियन ने अलग अलग एंगल से कुछ और इनडायरेक्ट सवाल पूछे, फिर विदा ली। क्वारिटियर डे ला कैथेड्रल कमेमोरेटिव लौटकर उसने फ्रैंका और जेना को नाइट ऑफ सोर्ड्स के रिक्वेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया और फिर अपने दाहिने कंधे पर मौजूद ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया, टेलीपोर्टेशन शुरू करते हुए। वो प्योर कलर ब्लॉक्स और अकथनीय अजीब जीवों की परतों के बीच से गुजरा, बिना ये जाने कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन वो आखिरकार नाइट ऑफ सोर्ड्स के लेटर में इंडिकेट की गई लोकेशन पर पहुंच गया। पहली चीज जिसने लूमियन का ध्यान खींचा, वे कई पीले चेहरे वाले पुरुष और महिलाएं थे जो बॉडीगार्ड्स की तरह कुछ हद तक बिखरे हुए भूरे बालों, अपनी आंखों में एक दबी हुई नजर वाले, एक सफेद शर्ट और ब्लैक वेस्ट पहने नाइट ऑफ सोर्ड्स को घेरे हुए थे। नाइट ऑफ सोर्ड्स के बगल में एक असीम झील थी, जिसका शांत गहरा लाल पानी रात के चांद की रोशनी में चमक रहा था, जो कभी कभार हवा के झोंके से हिल जाता था। लूमियन अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसे रात का आसमान महसूस हुआ, जिसमें एक गहरा लाल चांद लटका था, जो सामान्य से अधिक करीब और बहुत स्पष्ट लग रहा था। यहाँ तक कि तारे भी, जो चांद की रोशनी से धुंधले हो गए थे, थोड़े दिखाई दे रहे थे, जो इतने घने थे जैसे एक चमकीली विशाल नदी बना रहे हों। एक ठंडी हवा पास से गुजरी और एक मोटी जैकेट पहने लूमियन ने अपना ध्यान वापस नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरफ मोड़ा और पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? हालांकि साउदर्न कॉन्टिनेंट में गर्मी का मौसम था, लेकिन उनके हाई एल्टीट्यूड और पतली हवा ने इसे काफी ठंडा बना दिया था, विशेष रूप से रात में, जहां टेम्परेचर प्रोबेबली 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। ओरिजिनली हाईलैंड झील की तरफ देख रहे नाइट ऑफ सोर्ड्स ने लूमियन की तरफ रुख किया और कहा, मेरे लिए टेम्परेचर अपना मतलब खो चुका है और इसके अलावा ठंड मुझे बेहतर सूट करती है। क्या ऐसा है? फिर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक का एक्सट्रीम टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो के करीब की ठंड तुम्हें अफेक्ट नहीं करती? लूमियन ने रिप्लाई किया, उसकी टोन रिलैक्स्ड थी। नाइट ऑफ सोर्ड्स शांत हो गया, उसकी नजर गहरी थी, जैसे वो कुछ दबा रहा हो, इससे पहले कि लूमियन ने कन्वर्सेशन को वापस ट्रैक पर लाया। वास्तव में मामला क्या है? अपने आसपास के पीले चेहरे वाले, सिंपल कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं को जाने के लिए कहे बिना नाइट ऑफ सोर्ड्स ने धीमी आवाज में बात की, ये पूर्व हाईलैंड्स किंगडम का राकलेव एरिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ किसी को खोजने में मदद करो। हाईलैंड्स किंगडम, जो नॉर्थ और साउदर्न कॉन्टिनेंट्स में ममीज के लिए जाना जाता है। लूमियन ने अपना कंफ्यूजन नहीं छुपाया। ऐसा क्या है जो तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो और मैं ढूंढ सकता हूँ? पहले एक साथ काम करने के बाद लूमियन जानता था कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो माइनर अरकाना कार्ड का होल्डर था, और प्रिजनर पाथवे का सीक्वेंस 5 रेत था, जो मुख्य रूप से रो स्कूल ऑफ थॉट द्वारा अपने स्प्लिंटर ग्रुप टेम्परेंस फैक्शन के साथ कंट्रोल किया जाता था, जो चर्च ऑफ द फूल में शामिल था, के पास अपने कारण रहे होंगे।
इस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हुए लूमियन ने अनुमान लगाया कि नाइट ऑफ सोर्ड्स टेम्परेंस फैक्शन का एक मेंबर था जो टैरो क्लब के भीतर अपने फैक्शन को रिप्रेजेंट करता था और मिस्टर फूल की सेवा भी करता था। इसके अलावा टेम्परेंस फैक्शन के एक एंजल को देखने के बाद, जिसके मिस्टर फूल का मैसेंजर होने का संदेह था, लूमियन जानता था कि ये ऑर्गेनाइजेशन कमजोर नहीं था बल्कि काफी स्ट्रांग था, विशेष रूप से डिविनेशन में जो पोटेंट स्पिरिचुअल इंट्यूशन से संपन्न था। इन पर विचार करते हुए यदि नाइट ऑफ सोर्ड्स को सचमुच किसी व्यक्ति को खोजने की जरूरत थी तो सीधे टेम्परेंस फैक्शन से सहायता का रिक्वेस्ट करना अधिक सिंपल होता। क्या वो सोच रहा है कि अगर मेरे वादे का उपयोग नहीं किया गया तो ये बेकार चला जाएगा? या मेरी तरह क्या तुम खुद को निखारने के तरीके के रूप में टास्क पूरे करने के लिए अपनी एबिलिटीज और अपने द्वारा जमा की गई सद्भावना पर भरोसा करना पसंद करते हो? इसकी अधिक संभावना है कि तुम टारगेट को लोकेट करने के लिए बेस्टोड इविल गॉड को अट्रैक्ट करने की मेरी मिस्टिकल एबिलिटी पर भरोसा कर रहे हो। जब लूमियन यह अनुमान लगा रहा था, नाइट ऑफ सोर्ड्स ने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाते हुए फटी हुई आवाज में कहा, किसी का स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे बताता है कि तुम हमारी वर्तमान समस्या को हल कर सकते हो और सबसे इफेक्टिव मदद प्रोवाइड कर सकते हो। एक रेथ डिविनेशन में कुशल होने के बाद चार्लाटन बन जाता है। लूमियन ने व्यंग्यात्मक रूप से सोचा, लेकिन आगे पूछताछ नहीं की। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? नाइट ऑफ सोर्ड्स कुछ कदम आगे बढ़ा। प्लीज मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की परमिशन दें। मेरा नाम मैरिक है, टैरो क्लब के माइनर अरकाना का नाइट ऑफ सोर्ड्स और चर्च ऑफ द फूल के टेम्परेंस फैक्शन का एक मेंबर भी। तुम टेम्परेंस फैक्शन के ओरिजिन के बारे में जानते हो, है ना? लूमियन ने सिर हिलाया और अपनी ओर इशारा किया। लूमियन ली। नाइट ऑफ सोर्ड्स ने बात जारी रखी। हम इंडल्जेंस फैक्शन के भीतर प्राइमोडियल मून फैक्शन के एक इंपॉर्टेंट मेंबर की तलाश कर रहे हैं। हम? लूमियन का पहला रिएक्शन उन साथियों को खोजने के लिए चारों ओर देखना था जो नाइट ऑफ सोर्ड्स मैरिक के पास हो सकते थे, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। जहां तक पीले चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं की बात थी, उसने अपनी आई ऑफ कैलामिटी का उपयोग नहीं किया, बस उनकी कमजोरियों को ऑब्जर्व किया और कंफर्म किया कि वे सभी ज़ॉम्बीज थे। लूमियन ने अपनी नजरें वापस खींची और भौहें सिकोड़ लीं। प्राइमोडियल मून फैक्शन? क्या रोज स्कूल ऑफ थॉट केवल इंडल्जेंस और टेम्परेंस फैक्शंस के बीच विभाजन के लिए नहीं जाना जाता था? प्राइमोडियल मून फैक्शन कहां से आ गया? हिसुका और ड्रीम फेस्टिवल से जुड़े इवेंट्स की सीरीज से शायद रोज स्कूल ऑफ थॉट के भीतर एक डेविल फैक्शन भी था। क्या यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारा परिवार से सीखा गया है? इन्फिनिटली डिविजिबल? नाइट ऑफ सोर्ड्स ने गंभीरता से एक्सप्लेन किया। प्राइमोडियल मून फैक्शन बाद में इंडल्जेंस फैक्शन में शामिल हुआ। ओरिजिनली ये लाइफ स्कूल ऑफ थॉट की एक ब्रांच थी। वे एपोथेकरी को समझते हैं जो मून पाथवे भी है। बाद में प्राइमोडियल मून द्वारा गाइड किए जाने पर वे लाइफ स्कूल ऑफ थॉट से अलग हो गए और रोज स्कूल ऑफ थॉट में शामिल हो गए। लाइफ स्कूल ऑफ थॉट? लूमियन का सिर चकरा गया। यह सब और अधिक कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है? और ये अब कौन सा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है? शायद उसके विचारों को भांपते हुए नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैरिक ने संक्षेप में बात की। लाइफ स्कूल ऑफ थॉट मुख्य रूप से फेट पाथवे को फॉलो करता है और अब टैरो क्लब का एक सहयोगी है। इस मामले का हमारी वर्तमान खोज से कोई लेना देना नहीं है। लूमियन ने सिर हिलाया, नाइट ऑफ सोर्ड्स को मुख्य मुद्दे पर टिके रहने का इशारा करते हुए। ऑरोर ने एक बार कहा था, अनावश्यक एंटिटीज को न जोड़ें। यदि इरेलेवेंट हो तो एनर्जी बचाने के लिए इसे छोड़ देना सबसे अच्छा है। प्राचीन असीम झील को देखते हुए नाइट ऑफ सोर्ड्स मैरिक ने कहा, प्राइमोडियल मून फैक्शन का वो मेंबर जिसे हम ढूंढ रहे हैं, उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। वही हमारा टारगेट है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वे राकलेव एरिया में हैं? लूमियन अब अधिक गंभीरता से शामिल हुआ। नाइट ऑफ सोर्ड्स जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका। यहाँ 2 घटनाएं और कुछ रेजिडुअल निशान उसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन हमने उसे अभी तक पाया नहीं है। इस बीच एक और घटना हुई जो साबित करती है कि वो अभी भी यहीं है, संभवतः राकलेव सिटी में ही। क्या वो एपोथेकरी पाथवे से है? लूमियन ने सावधानी से पूछा। नाइट ऑफ सोर्ड्स ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ। उनका प्राइमोडियल मून कौन सा इविल गॉड है? लूमियन ने घटनाओं और पीछे छूटे निशानों के बारे में पूछने की जल्दबाजी नहीं की। नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक्सप्रेशन एक पल के लिए गंभीर हो गया। इसकी पूरी संभावना है कि वो ग्रेट मदर का एक इनकॉर्नेशन है, जिसे कभी कभी मदर ट्री ऑफ डिजायर के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेट मदर? लूमियन की पलकें कांप उठीं। क्या प्राइमोडियल मून के इंपॉर्टेंट फॉलोअर को प्राइमोडियल मून से बून मिला है, या मुझे कहना चाहिए ग्रेट मदर से? पॉसिबली। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत श्योर नहीं था। ग्रेट मदर के एक फॉलोअर को उनका ब्लेसिंग मिलने का मतलब ये होगा कि वे एक निश्चित दूरी के भीतर मेरे चाइल्ड ऑफ गॉड के ब्लड लाइन को सेंस कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स ने पहले मेरी मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे हाल ही में ओमेबेला का ब्लड लाइन मिला था और उसके साथी के पास तब एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंट्यूशन था। क्या वे मेरे चाइल्ड ऑफ गॉड के ब्लड लाइन का उपयोग करके टारगेट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं?
सिचुएशन के बारे में लूमियन की समझ तुरंत स्पष्ट हो गई। उस व्यक्ति का स्पिरिचुअल इंट्यूशन बिल्कुल सही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स ने अपना कंपोजर वापस पा लिया। उस व्यक्ति का नाम ऑक्सीटो है, जो एपोथेकरी पाथवे का सीक्वेंस 4 शमन किंग है, एक डेमिगॉड। चिंता मत करो, हम तुम्हें समझदारी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। बोलने के दौरान माइनर अरकाना कार्ड होल्डर जमीन से एक ऑयल पेंटिंग उठाने के लिए नीचे झुका, जिसमें अपने 20वें साल के एक सुंदर युवा को दिखाया गया था। उसकी स्किन पीली थी, जैसे कि वो लंबे समय तक सूरज की रोशनी के संपर्क में न आया हो। गहरे फीचर्स और थोड़े घुंघराले काले बाल उसके कंधों तक गिर रहे थे। ये ऑक्सीटो का पोर्ट्रेट है, नाइट ऑफ सोर्ड्स ने संक्षेप में इंट्रोड्यूस किया। यदि कोई बून है तो टारगेट का वर्तमान अपीयरेंस और जेंडर अनसर्टन हो सकता है। लूमियन जोर से सोचने लगा। मुझे उन घटनाओं के बारे में बताओ जो राकलेव एरिया में हुई और जो महत्वपूर्ण निशान पीछे छूटे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स ने अपने वेस्ट के नीचे से कागजात का एक बंडल निकाला और उन्हें लूमियन को सौंपते हुए कहा, हमने सबसे पहले कुछ मर्चेंट से राकलेव सिटी में कई बार फुल मून होने के बारे में सुना था, ऐसे समय में जब ये दिखाई नहीं देना चाहिए था। लेक डालाह के किनारे पर हमने एक दफन किया हुआ रिचुअल साइट डिस्कवर किया, जहां दर्जनों इंसान पृथ्वी के लिए पोषण बन गए थे। उनके पेट फाड़े गए थे और ऐसा लग रहा था कि कोई चीज बाहर रेंगकर निकली थी, लेकिन मौके पर कोई रिलेटेड निशान नहीं मिले। ये सुनकर लूमियन को अचानक कई सीन याद आ गए जो उसने मैडम पुआलिस के कैसल में देखे थे। उसने चेहरा सिकोड़ते हुए पूछा, क्या ये इंसान पुरुष और महिला दोनों थे? हाँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स ने जैसे उसके सवाल का अनुमान लगा लिया था और प्रोएक्टिवली जोड़ा, पुरुषों के पेट भी फाड़े गए थे। उसने फिर लूमियन के हाथों में मौजूद कागजात के बंडल की तरफ इशारा किया। अधिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में है। लूमियन ने पावती में हुकार भरी, एक पल के लिए विचार करते हुए। मुझे अपनी मदद के लिए अपने साथियों की जरूरत पड़ सकती है, क्या तुम उन्हें भी प्रोटेक्ट कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप सभी एक दूसरे से 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स ने आश्वासन दिया। लूमियन मुस्कुराया। फिर मैं मटेरियल्स का स्टडी करने और कुछ प्रिपरेशंस करने के लिए पहले वापस जाऊंगा। क्वार्टियर डेला कैथेड्रल कमेमोरेटिव में 9 रुए ओरोसाई पर अपार्टमेंट 702। नाइट ऑफ सोर्ड्स के रिक्वेस्ट को सुनने के बाद फ्रैंका ने हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। मैं एक पल के लिए डेमिगॉड को खोजने के रिस्क को भूल जाती हूँ। मुझे लगता है कि अकेले तुम्हें इसे हैंडल करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें हम बहुत लिमिटेड मदद प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ओमेबेला का ब्लड लाइन नहीं है। एंथनी, जिसे बुलाया गया था, ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं इन्वेस्टिगेशन के निशानों को कवर करने में मदद कर सकता हूं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिन लोगों से पूछताछ की गई है वे भूल जाएं कि उनसे कभी कुछ पूछा भी गया था। जेना ने लूमियन की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा असली मकसद हमारी मदद पाना नहीं है। ये सुनकर फ्रैंका को एहसास हुआ, तुम टीम को ट्रेन करने के लिए इस मौके का उपयोग करना चाहते हो? तुम इतनी जल्दी प्रिपेयर होना चाहते हो? बहुत खराब नहीं है। लूमियन हंसा, तुम इन चीजों के लिए जितनी जल्दी प्रिपेयर हो जाओगे उतना ही बेहतर होगा, इन केस मुझे योजना से पहले एडवांस होने के लिए मजबूर होना पड़े। फ्रैंका ने विचारशीलता से कहा, फिर मैं जेना के मैसेंजर को बुलाने का मेथड 007 को पास कर दूंगी। जब मिरर पीपल के सुराग मिलेंगे तो हम फॉलो अप करने के लिए वापस ट्रायर जाएंगे। और टीम के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर को मत भूलना। मैं कैसे भूल सकता हूँ? लूमियन हंसा। लुडविग, जो देर रात के स्नैक का आनंद ले रहा था, ने अपने गॉडफादर को कमरे में आते और डाइनिंग टेबल के सामने बैठते देखा, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अचानक उसके हाथों में मौजूद ब्रेड का स्वाद अब उतना अच्छा नहीं लग रहा था। साउदर्न कॉन्टिनेंट के राकलेव रीजन में दिन ने लेक डाला को पूरी स्पष्टता के साथ प्रकट किया। शांत पानी, नीले आसमान और दूर के बर्फ से ढके पहाड़ों को एक ऐसे सीन में रिफ्लेक्ट कर रहा था जो अपनी सुंदरता में लगभग सपने जैसा था। लूमियन, जिसके पास सीनरी की तारीफ करने का कोई मूड नहीं था, लुडविग के साथ फॉरेस्ट के किनारे पर एक गड्ढे के चारों ओर घूम रहा था, जिसने स्मार्ट तरीके से एक ट्वीड ब्लेजर पहना हुआ था, और लुगानो, जिसने हल्के कॉटन का कोट पहना था। गड्ढे में अत्यधिक सड़ चुकी लाशें थीं, जो आसपास की मिट्टी में आधी पिघल गई थीं, जैसे कि वे इसके साथ मर्ज हो रही हों, एक अनोखे तरीके से डिकम्पोज हो रही थीं, जो पृथ्वी को पोषक तत्व वापस लौटा रही थी। ये देखकर लूमियन समझ गया कि ऑक्सीटो, जो एक शमन किंग था, ने अपने रिचुअल्स के बाद लाशों को नष्ट क्यों नहीं किया। सबूत और निशान पीछे छोड़ दिए। लाशों को दफनाना और उन्हें जमीन पर वापस लौटने देना प्रोबेबली रिचुअल का हिस्सा था। कल रात नाइट ऑफ सोर्ड्स द्वारा प्रोवाइड किए गए डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करने के बाद लूमियन को इस बात का स्पष्ट आइडिया था कि प्राइमोर्डियल मून के एक उत्साही शिष्य ऑक्सीटो को कैसे खोजा जाए। क्लियरली मैजिक मिरर डिविनेशन जैसे पारंपरिक तरीके काम नहीं करेंगे, अन्यथा नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथी ने, जो शार्प स्पिरिचुअल इंट्यूशन के साथ टेम्परेंस फैक्शन का एक मेंबर था, ऑक्सीटो को पहले ही लोकेट कर लिया होता। लूमियन के पास 3 प्लान्स थे।
पहला, चूंकि ऑक्सीटो रोज स्कूल ऑफ थॉट का एक मेंबर था और अक्सर इंटेलिजेंस फैक्शन के साथ घुल मिल जाता था, उसने फ्रैंका और जेना दोनों डेमोनेसिस को पूरी पोशाक में राकलेव सिटी में कैजुअली घूमने के लिए भेजकर शुरुआत की, ऑक्सीटो से टकराने की उम्मीद में। ये शमन किंग जिसने कभी अपनी इच्छाओं का रेजिस्ट नहीं किया था, उनके पास आ सकता था। ये सब टेम्परेंस फैक्शन के चौकस प्रोटेक्शन के अंडर था। अतिरिक्त रूप से एंथनी ऑक्सीटो द्वारा कोई कदम उठाने से पहले डेमोनेसिस के आसपास के लोगों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने और किसी भी दुर्भावना को समझने के लिए साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी का उपयोग करेगा या उनके पीछे चलने के लिए खुद को एक कॉमनर के रूप में प्रच्छन्न करेगा। चाहे ऑक्सीटो को ग्रेट मदर का बून मिला हो और वो एक महिला में ट्रांसफॉर्म हो गया हो या नहीं, ये एक ऐसा डिटेल था जिसने उसे सिड्यूस करने की डेमोनेसिस की एबिलिटी को अफेक्ट नहीं किया। लूमियन ने मैडम पुआलिस और फ्रैंका के एक्सपीरियंसेस से निष्कर्ष निकाला कि ऑक्सीटो अभी भी महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट होगा और हो सकता है कि पुरुषों में भी उसकी रुचि हो। दूसरा, ओमे बेला से मिले अपने खुद के ब्लड लाइन और ग्रेट मदर के ब्लेस्ड की एक निश्चित दूरी के भीतर दूसरों को सेंस करने की यूनिक एबिलिटी का उपयोग करते हुए उसने ऑक्सीटो को बाहर निकालने की उम्मीद में राकलेव एरिया में घूमने की प्लानिंग की। इसी तरह लुगानो जो ग्रेट मदर से संभावित रूप से लिंक्ड एक विसंगति को सहन करता था, एक एक्सीलेंट बेट के रूप में काम करेगा। तीसरा, उसने उन साइट्स पर दोबारा जाने पर विचार किया जहां ऑक्सीटो पहले जा चुका था ताकि ये देखा जा सके कि क्या खाया जा सकता है। अपनी नाक भींचते हुए लूमियन ने कुछ देर तक गड्ढे के चारों ओर और उसके अंदर मौजूद अनगिनत लाशों के निशानों का सावधानीपूर्वक इंस्पेक्शन किया। फिर अपना सिर घुमाकर लुडविग से पूछा, क्या ये गंदा है? बहुत गंदा, लुडविग ने जोर देते हुए सिर हिलाया। ग्रेट मदर की वजह से गंदा? लूमियन ने आगे दबाव डाला। लुडविग ने सहमति में हुकार भरी, उसका एक्सप्रेशन कन्फ्लिक्ट से भरा था। सरप्राइजिंगली उसने अपने गॉडफादर को पूछते सुना, क्या ये खाने योग्य है? इस सवाल पर लुगानो खुद को रोकने में असमर्थ रहा और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, जबकि आमतौर पर शांत रहने वाले नाइट ऑफ सोर्ड्स मैरिक ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। लुडविग ने अनिच्छा से जवाब दिया, हाँ। क्या तुम खाने के बाद इन लाशों से पैदा हुए बच्चे को सेंस कर सकते हो? लूमियन ने आगे पूछताछ की। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर रिचुअल के दौरान इन लाशों को प्रोबेबली प्रेग्नेंट किया गया था, जो अपनी कोख में तेजी से बढ़ते हुए पंजों वाले पक्षी जैसे जीवों को ले जा रही थीं, जो फिर अपने माता पिता के पेट को फाड़ कर निकले, अवशेषों को एब्जॉर्ब करते हुए और अपने दम पर सामने आए। मिस्टिसिज्म के दृष्टिकोण से, चाहे स्वेच्छा से हो या जबरन, पंजों वाले पक्षी जैसे जीवों और लाशों के बीच एक गहरा ब्लड कनेक्शन था, जिससे एक से दूसरे को ट्रैक करना आसान हो जाता था या दूरी से श्राप देना भी संभव था। हालांकि नाइट ऑफ सोर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस ब्लड कनेक्शन का उपयोग करने वाले डिविनेशंस निष्फल रहे थे, जैसे कि इन लाशों से निकले जीव इस दुनिया से गायब हो गए हों। ये एक हाई रैंकिंग इंडिविजुअल द्वारा काउंटर डिविनेशन करने या जीवों की स्थिति में बदलाव के कारण हो सकता था। लूमियन की एकमात्र उम्मीद ये थी कि लुडविग मांस खाकर अलग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। लुडविग ने उदास चेहरे के साथ कहा, तुम एक निश्चित कुकिंग मेथड के माध्यम से लाशों से ब्लड लाइन का थोड़ा हिस्सा निकाल सकते हो। हालांकि ये मुझे एक बड़ी दूरी से बच्चे की पोजीशन और कंडीशन को सेंस करने की परमिशन नहीं देगा। मुझे 30 मीटर के रेडियस के भीतर इसकी उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, लूमियन को लगा कि रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर थे। फिर उसने देखा कि लुडविग नीचे बैठ गया और उसने लाशों में से एक से आधी पिघली हुई, आधी सड़ी हुई मांस के टुकड़े को अलग करने के लिए बच्चे के चांदी के चाकू और कांटे का उपयोग किया। बहते हुए पीले मवाद और मांस की भयानक स्थिति ने लुगानो को अपनी नजरें हटाने पर मजबूर कर दिया। वो पानी के दूसरी तरफ लेक डाला और राकलेव सिटी की तरफ देखने लगा। लुडविग ने फिर लूमियन से ट्रैवलर्स बैग से एक कास्ट आयरन कढ़ाई, एक स्टैंड, गेहूं का आटा, लिकर, विभिन्न मसाले और जमे हुए लार्ड का एक टुकड़ा निकलवाया। लूमियन ने शेफ के असिस्टेंट की भूमिका निभाई, जो मुख्य रूप से आग जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लुडविग ने पहले लार्ड को पिघलाया, फिर थोड़ी लिकर और कुछ मसाले मिलाए। उन्हें तब तक फ्राई किया जब तक कि मिक्सचर भरपूर खुशबूदार नहीं हो गया। इसके बाद उसने सड़े हुए मांस को गेहूं के आटे में लपेटा और कढ़ाई में डाल दिया, इसे गहरे रंग के खुशबूदार लार्ड में फ्राई करते हुए। खुशबू और दुर्गंध आपस में मिल गईं, धीरे धीरे फैलने लगीं। आखिरकार लुडविग ने कुकिंग समाप्त की और फ्राई किए हुए सुनहरे भूरे रंग के आटे से लिपटे मीटबॉल को कांटे से उठाया, उसे अपने मुंह में ठूस लिया। उसने चबाया, उसकी आंखों में आंसू उमड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वो इतना दयनीय लग रहा था जैसे उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। जब तुमने लौकी को कच्चा खाया था तब तो तुमने शिकायत नहीं की थी, लूमियन ने मजाक किया। लुडविग बोलते हुए बुदबुदाया, सड़े हुए का स्वाद अच्छा नहीं होता और इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। फ्राई किए हुए मीटबॉल को निगलने के बाद, जो काफी अपीलिंग लग रहा था, लुडविग ने विचारशीलता से बात जारी रखी, क्योंकि उसने इसका स्वाद चखा था। मृतक का बर्थडे हर साल के दूसरे दिन होता है। क्या उसके बारे में कुछ स्पेशल है? लूमियन ने पूछा।
अपने मुंह में कैंडी ठूसते हुए लुडविग ने लापरवाही से रिस्पॉन्ड किया, मिथ्स में पहले दिन ओल्डेस्ट वन ने दुनिया को क्रिएट किया, दूसरे दिन ग्रेट मदर का जन्म हुआ था। मैंने कभी ऐसे मिथ के बारे में नहीं सुना। लुगानो ने लुडविग की तरफ अपनी पीठ करते हुए हैरान होकर खुद से बुदबुदाया। लूमियन गहरे विचारों में डूबा हुआ अपनी नजर दूसरे शरीर की तरफ ले गया। उनके बर्थडेज हर साल के दूसरे दिन नहीं हो सकते, क्या वे हो सकते थे? मुझे याद है कि साउदर्न कॉन्टिनेंट पर कई जनजातियों के लिए नया साल नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट जैसा नहीं है। ये जरूरी नहीं कि 1 जनवरी हो। तो कौन सा दिन दूसरा दिन है और हम किस कैलेंडर का उपयोग कर रहे हैं? लुडविग ने मुंह में कैंडी दबाकर कहा, कोई भी चलेगा जब तक कि वो उस कैलेंडर के मुताबिक नए साल का दूसरा दिन हो जिस पर कोई विश्वास करता है। पूरी तरह से सिंबॉलिक। फिर लूमियन नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरफ मुड़ा। क्या तुमने इन लाशों की पहचान और बर्थडेज कंफर्म किए हैं? स्टार हाइलैंड्स में राकलेव एक महत्वपूर्ण आबादी वाला अपेक्षाकृत समृद्ध एरिया था जो व्हाइट रापुस सिटी के समान था जहां लूमियन पहले जा चुका था। ये प्राचीन हाइलैंड्स किंगडम के सपोर्ट पॉइंट्स में से एक था जो पूरे स्टार हाइलैंड्स पर शासन करता था। यह एरिया अपनी समृद्ध खदानों के लिए जाना जाता था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सभी माइनिंग साइट्स लेक डाला से बहुत दूर थीं, जिससे इसके लोगों के दिलों में इस हाईलैंड झील की पवित्रता बनी हुई थी। पास्ट में स्टार हाइलैंड्स मुख्य रूप से इंटिस रिपब्लिक और फेसाक एम्पायर के बीच एक बैटल ग्राउंड था। कुछ साल पहले युद्ध के बाद फेसाक एम्पायर का इन्फ्लुएंस कम हो गया और लोएन किंगडम ने अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि लोएन किंगडम का एवरनाइट गॉडेस चर्च भी इस एरिया में अपनी सीख फैलाता हुआ दिखाई दे रहा था, एक ऐसा फैक्ट जिसके बारे में लूमियन ने रापुस में रहने के दौरान सुना था। और पूरे स्टार हाइलैंड्स में खदानों के ऊपर बसे शहर राकलिव में सबसे बड़ी लोएनीज आबादी थी। नाइट ऑफ सोर्ड्स मैरिक ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हमने 90% लाशों की पहचान कंफर्म कर ली है। उनके बर्थडेज नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के कैलेंडर के मुताबिक अधिकांश रूप से 2 जनवरी को आते हैं। बाकी के लिए लोकल कैलेंडर्स का उपयोग करते हुए उनके बर्थडेज भी नए साल के दूसरे दिन आते हैं। जिन लोगों की पहचान अनसर्टन बनी हुई है वे फॉरेनर्स लगते हैं जो यहाँ या तो स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से आए होंगे। हमें थोड़ा और समय दें और हम निश्चित रूप से डिसाइड कर लेंगे कि वे कौन हैं। एक पर्याप्त बड़े सैंपल के साथ फाइंडिंग्स अधिकांश रूप से लुडविग के एक्सप्लेनेशन के साथ अलाइन होती हैं कि रिचुअल के लिए ग्रेट मदर के एक स्ट्रॉन्ग सिंबल की आवश्यकता थी। लूमियन ने टेम्परेंस फैक्शन के अधिक मेंबर्स को बची हुई मृतक की पहचान वेरीफाई करने में एनर्जी वेस्ट करने से नहीं रोका। क्या होगा अगर वहां कुछ और अजीब हो? राकलेव सिटी में झील के पार देखते हुए लूमियन ने कहा, चलो अब वापस शहर चलते हैं और चारों ओर घूमते हैं। आइए देखें कि तीनों में से कौन अधिक इफेक्टिव है, ओमे बेला का ब्लड लाइन, अर्थ पाथवे की विसंगति या पंजों वाले पक्षी जैसे बच्चों के साथ ब्लड कनेक्शन। शहर की तरफ चलते हुए जो आसमान की तरह नीली चमकती झील के किनारे अनगिनत ग्रे और सफेद पत्थरों के घरों से बना था, लूमियन को अचानक एक विचार आया। उसने अपने बगल में चल रहे शांत नाइट ऑफ सोर्ड्स से पूछा, रोज स्कूल ऑफ थॉट में क्या ऑक्सीटो राकलेव एरिया का इंचार्ज था? पहले नहीं, और अब ये अनसर्टेन है, नाइट ऑफ सोर्ड्स ने संक्षेप में रिप्लाई किया। लूमियन ने सिर हिलाया, खुद से विचार करते हुए, अगर वो राकलेव का इंचार्ज नहीं है और उसने केवल एक सनक पर यहाँ एक रिचुअल शुरू किया था तो इसे समाप्त होने के बाद उसे चले जाना चाहिए था। वो अभी भी यहाँ क्यों है? क्या उसका राकलेव एरिया में कोई गहरा उद्देश्य है, या शायद रोज स्कूल ऑफ थॉट इस जगह के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है? नाइट ऑफ सोर्ड्स जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका। हमें संदेह है कि कोई गहरा उद्देश्य हो सकता है। पल भर के लिए रुकते हुए उसने आगे जोड़ा, हाईलैंड्स किंगडम एस्टैब्लिश होने से पहले स्टार हाईलैंड्स के कई एरियाज डेथ की पूजा करते थे और राकलेव इस विश्वास से सबसे अधिक इन्फ्लुएंस जगहों में से एक था। आज भी कुछ लोकल कस्टम्स अभी भी इस डेथ वर्शिप के अवशेष समेटे हुए हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, तीनों एडल्ट्स और एक बच्चा राकलेव सिटी के बाहर पहुंचे। राकलेव व्हाइट रापुस की रिफाइंड सिटी की तुलना में यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अधिक रग्ड था। हालांकि वहाँ डार्क रेड रोबोट्स और ब्राइट ड्रेसेस में लोग थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने अधिक ड्यूरेबल कैनवास वर्क कपड़े पहने थे। शहर के गेटों तक पहुंचने से पहले ही लूमियन को हलचल और चहल पहल का एहसास होने लगा था। ओल्ड सिटी वॉल के एक हिस्से के पास, जो अब सिर्फ देखने के लिए एक अवशेष रह गया था, लूमियन की नजरें लंबी और छोटी ग्रे वाइट पत्थरों की बिल्डिंग्स के बीच से गुजरती हुई माउंटेन रेंज के पास खड़ी एक भव्य टेम्पल पर जाकर रुकी। ये 30 मीटर ऊंची थी, जो कई बुर्जों से मिलकर बनी थी और बीते युगों के एक प्राचीन युद्ध किले जैसी लगती थी। इस समय पहाड़ों और बादलों दोनों के प्रभाव से दोपहर के समय की धूप एक मंद रंग बिखेर रही थी, जिससे वो बड़ा टेम्पल शाम जैसी चादर में लिपट गया था। क्या वो गॉड ऑफ कॉम्बैट का टेम्पल है? लूमियन ने अपना सिर घुमाए बिना अपने पास खड़े नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से पूछा। गॉड ऑफ कॉम्बैट चर्च फेसाक एम्पायर का एकमात्र स्टेट रिलीजन था, लेकिन कुछ साल पहले युद्ध में मिली हार के बाद एवरनाइट गॉडेस चर्च को एम्पायर के भीतर प्रचार करने का एक निश्चित अधिकार मिल गया था।
हालांकि वे इस भूमिका को लेकर अनएंथुसियास्टिक लग रहे थे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने संक्षेप में उत्तर दिया, यह एक कैथेड्रल है। टेम्पल नहीं बल्कि कैथेड्रल। फेसाक के लोगों के लिए यह सच था, जो विशालता के प्रति एक आकर्षण से पीड़ित हैं, और उनका टेस्ट भी खराब नहीं है। किसी कारण से लुमियन को अचानक एक फ्रेज याद आया जो उसने कर्ली हेड बबून रिसर्च सोसाइटी में सुना था, मोर इज ब्यूटीफुल, बिगर इज बेटर। उसने फिर पूछा, क्या ये एक फेसाक कॉलोनी है? हाँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने एक गहरी आवाज में जवाब दिया, लेकिन अब लोएन के लोगों के पास यहाँ ट्रेड करने का अधिकार है। लुमियन ने थोड़ा सिर हिलाया और आगे कुछ ना कहते हुए राकलेव सिटी की सड़क पर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसके लिए भीड़ में से अलग अलग देशों के लोगों को पहचानना आसान था। फेसाक के लोग कद काठी में लंबे पुरुष, आमतौर पर 6 फीट 3 इंच से ऊपर, महिलाएं लगभग 6 फीट। लुमियन के उनके बारे में बने स्टीरियोटाइप से मेल खाते थे। दिग्गजों के वंशज, जिनमें कई हाफ जायंट्स भी शामिल थे। उनका पहनावा कैजुअल होता था, या तो बिना बटन वाले जैकेट या बिल्कुल भी जैकेट नहीं। लोएन के लोग, प्रेडोमिनेंटली काले बालों वाले, अपने अपीयरेंस की बहुत परवाह करते थे, हमेशा इम्पेकेबली ड्रेस्ड रहते थे। देवियां राउंड ब्रिम्ड बॉनेट्स पसंद करती थीं और धूप से बचने वाले पैरासोल्स ले जाती थीं, जबकि जेंटलमैन टॉप हैट्स पहने और केन्स लिए सजे धजे रहते थे। राकलेव के लोकल लोग गहरे रंग की स्किन वाले और दुबले पतले थे। पुरुष अक्सर टिकाऊ कैनवास के काम वाले कपड़े पहनते थे और महिलाएं मजदूरी के कपड़े पहनती थीं, जिनमें से कुछ ही चमकीले रंग के ड्रेसेस में थीं, जो मवेशियों, भेड़ों और घोड़ों को चरा रही थीं। लुमियन ने एक बौने घोड़े और कई लंबे बालों वाले मवेशियों को गुजरते हुए देखा, और उसकी नजर एक लोकल आदमी पर पड़ी जो गहरे लाल रंग का चोगा पहने था, जिसके सिर पर ऊन से बुनी ग्रे और व्हाइट टोपी के ऊपर एक सफेद खोपड़ी सजी हुई थी। क्या ये डेथ वर्शिप का अवशेष है जो आपने लोकल कस्टम्स में मेंशन किया था? लुमियन ने जानबूझकर अपना रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हाँ, राकलेव के लोग अपने मृत रिश्तेदारों की खोपड़ियों को घर पर रखते हैं, यह मानते हुए कि वे उनकी रक्षा करती हैं, अच्छी किस्मत लाती हैं और रात में छिपे खतरों से बचने में मदद करती हैं। एक परिवार के पास जितनी अधिक खोपड़ियां होंगी, उसे उतना ही अधिक समृद्ध और डेवलप्ड माना जाता है। ये कोडू की उस प्रैक्टिस के सिमिलर है जहां रिश्तेदारों के बाल और नाखून रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ डेथ वर्शिप बहुत अधिक स्ट्रॉन्गर है, इसलिए खोपड़ियों का चुनाव इसे और अधिक एक्सट्रीम बनाता है। लुमियन को अचानक उदासी का एक झटका महसूस हुआ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने आगे कहा, कुछ लोग तो हमेशा अपने साथ रखने के लिए अपने मृत रिश्तेदारों की खोपड़ियों से ताबीज भी बनाते हैं। आपने पहले जो देखा वो बिल्कुल ऐसा ही एक मामला था। सालाना ब्लेसिंग फेस्टिवल के दौरान राकलेव के सभी लोकल लोग अपने घरों से खोपड़ियों को सड़कों पर ले आते हैं, उन्हें पूरी गंभीरता से सजाते हैं और एक साथ जश्न और प्रेयर्स में शामिल होते हैं। ब्लेसिंग फेस्टिवल? लुमियन चौंक गया और उसने गंभीरता से पूछा। लेंट, सी प्रेयर फेस्टिवल और ड्रीम फेस्टिवल का अनुभव करने के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे एक तरह का फेस्टिवल इंड्यूस्ड पीटीएसडी हो गया हो। जब भी वो किसी दूसरे स्पेशल दिन के बारे में सुनता तो उसका सिरदर्द शुरू हो जाता था। ऑक्सीटो, रो स्कूल ऑफ थॉट का एक शैमन किंग और प्रिमोडियल मून का एक प्रमुख फॉलोअर, सिर्फ ब्लेसिंग फेस्टिवल के लिए राकलेव में नहीं रुक सकता था। क्या वो रुक सकता था? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने गंभीरता से जवाब दिया, ब्लेसिंग फेस्टिवल को बीते हुए काफी समय हो गया है। यह पिछले साल नवंबर में था, ड्रीम फेस्टिवल से 1 महीने से भी अधिक समय पहले। तुम्हें ड्रीम फेस्टिवल के बारे में पता है? लुमियन ने पहले राहत की सांस ली, फिर उत्सुकता से पूछा, क्या ऑक्सीटो पहली बार राकलेव एरिया में ब्लेसिंग फेस्टिवल से पहले आया था या बाद में? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, पहले। तो ब्लेसिंग फेस्टिवल के दौरान वो शायद अभी भी राकलेव एरिया में ही था। लुमियन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। ऐसा ही लगता है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने बहुत सावधानी से जवाब दिया। ... फ्रैंका की नज़र एक लोकल महिला से हट गई जिसके कंधे पर रंग बिरंगी खोपड़ियां सिली हुई थीं, और वो मुस्कुराते हुए फेसाक की एक लंबी, गोरी और नीली आंखों वाली महिला की तरफ मुड़ी। सॉरी, मेरे पास पहले से ही एक लेडी कंपेनियन है। क्या ये फेसाक की महिला कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेटफॉरवर्ड नहीं है? मेरे और जेना के साथ फ्लर्ट कर रही है, और सोचने वाली बात है कि पुरुषों के अलावा सुंदर महिलाएं भी हमें इनवाइट कर रही थीं। वो फेसाक की महिला हंस पड़ी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप दोनों मेरे घर आएं। मुझे आपत्ति है, जेना फ्रैंका की तरफ से बोल पड़ी। वे लगभग 2 घंटे से राकलेव सिटी में घूम रहे थे। हालांकि फ्रैंका ने जानबूझकर जाल बिछाने के संदेह से बचने के लिए डेमोनस ऑफ प्लेजर के चार्म का इस्तेमाल एक्टिवली नहीं किया था। केवल उनकी केयरफुली स्टाइल डेमोनस अपीयरेंस ही लुक्स, डिमीनर और फिगर के मामले में काफी ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ फेसाक के लोग बोल्ड और डायरेक्ट थे, पुरुष और महिलाएं दोनों, जबकि लोएन के लोग कंजर्वेटिव और रिजर्व्ड थे, जो केवल एक अच्छा कारण मिलने के बाद ही पास आने की हिम्मत करते थे।
लोकल लोग ज्यादातर सिर्फ दूर से देखते थे, चुपचाप पीछे चलते थे और कुछ ही बात करने की हिम्मत जुटा पाते थे, लेकिन केवल गाइडेंस देने के बहाने। ठीक है, तब फ्रैंका से थोड़ी लंबी उस फेसाक की महिला ने निराशा में अपना हाथ हिलाया और पास के एक कैफे में जाने के लिए मुड़ गई। फ्रैंका और जेना अब राकलेव सिटी के बीचों बीच थीं, एक ऐसी सड़क पर जो फेसाक के ठेठ भव्य और एलिगेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाती थी। लगभग दोपहर हो चुकी है। कुछ फेसाक कुजीन ट्राई करने के बारे में क्या ख्याल है? फ्रैंका ने सूरज की तरफ देखा, जो चमक रहा था लेकिन गर्म नहीं था। वो उनके तिरछे सामने बने सेंट मिलोम रेस्टोरेंट की बात कर रही थी। सेंट मिलोम फेसाक एम्पायर की कैपिटल थी और उसके नाम पर एक रेस्टोरेंट का नाम रखना एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देने का एक प्रयास लग रहा था। जरूर, जेना ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही दोनों डेमोनिसेस ने उस भव्य और बारीकी से सजे हुए रेस्टोरेंट में कदम रखा, एंथोनी सड़क के दूसरी तरफ एक बेंच पर बैठ गया और चुपचाप अपना लंच करने लगा। एक कॉर्न टॉर्टिला जिसमें बीफ और लैम लिपटा हुआ था, जिसे विभिन्न मसालों से सीजन किया गया था। डॉट 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 लुमियन लुडविग और लुगानो के साथ तब तक चलता रहा जब तक वे टेम्पल जैसे होली लेक कैथेड्रल तक नहीं पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वास्तव में शहर में प्रवेश किया, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैरिक गायब हो गया। हालांकि लुमियन की इंस्टिंक्ट्स ने उसे बताया कि ये माइनर अरकाना कार्ड होल्डर अभी भी पास में ही था। क्या कुछ असामान्य महसूस हो रहा है? लुमियन ने लुडविग से पूछताछ की। नहीं, लुडविग ने अपना सिर हिला दिया। लुमियन फिर लुगानो की तरफ मुड़ा। तुम्हारे बारे में क्या? मैं? लुगानो हैरान सा लगा। क्या लोगों को लोकेट करना लुडविग का काम नहीं है? इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हें कुछ असामान्य महसूस हो रहा है? लुमियन ने शांति से सवाल दोहराया। किसी कारण से लुगानो को लगा कि उसका एम्प्लॉयर हाल ही में अधिक अप्रोचेबल हो गया है, इसलिए उसने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं। गुड़गुड़ गुड़गुड़ उसके और लुमियन दोनों के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दोनों ने अपनी नजर लुडविग की तरफ घुमाई। अपने पेट को छूते हुए लुडविग उत्सुक दिखा और बोला, ये लंच का समय है। ठीक है। लुमियन तुरंत सहमत हो गया। उसका फिलॉसफी ये था कि किसी बच्चे को कभी भूखा न रहने दिया जाए, खासकर इसलिए क्योंकि भूखा बच्चा कैनिबलिज्म का सहारा ले सकता है। उसने चारों ओर देखा और होली लेक स्क्वायर के नॉर्थ वेस्ट की एक चहल पहल वाली सड़क की तरफ इशारा किया। वहाँ काफी सारे रेस्टोरेंट्स लगते हैं। इस बार लुडविग को लुगानो का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो छोटे कदमों से आगे बढ़ गया, जबकि लुमियन आराम से पीछे चल रहा था और लुगानो ठीक पीछे चल रहा था। सड़क पर एक बहुत ही विशिष्ट फेसाक कैरेक्टरिस्टिक थी, जो पेड़ों और बेंचों से भरी थी, जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के देशों में एक स्ट्रीटस्केप जैसी दिखती थी। लुमियन ने संक्षेप में चारों ओर देखा और अपनी ठुड्डी से कुछ दूरी पर स्थित सेंट मिलोम रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। चलो कुछ फेसाक कुजीन ट्राई करते हैं। ओके, लुडविग ने अपना मुंह पोंछा। अचानक उसका उत्सुक एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल गया और उसका सिर बाएं दाएं हिलने लगा जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। लुमियन ने इस असामान्य बिहेवियर को नोटिस किया। क्यों? क्या आइसक्रीम भी चाहिए? उसने लुडविग को चिढ़ाया। लुगानो के सामान्य डिमीनर की नकल करते हुए लुडविग ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, मुझे लगता है कि मैंने उस बच्चे को बॉडी से सेंस किया है, लेकिन ये धुंधला है। बर्ड क्लॉड बेबी को सेंस किया? लुमियन ने चारों ओर देखा। वहां कोई और बच्चा नजर नहीं आ रहा था। बस फेसाक के लोग और लोकल लोग थे, जिनके बीच लोयन के कुछ लोग बिखरे हुए थे। वहां आसपास कोई प्रेग्नेंट महिलाएं भी नहीं थीं। फिर लुडविग ने जोड़ा, मैं अब इसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये 30 मीटर की रेंज से बाहर चला गया था? लुमियन ने सोच समझकर अपनी नजर हटा ली। अगर हमारा अभी जो सामना हुआ वो बर्ड क्लॉड बेबी से रिलेटेड था, तो मेरी खुद की ओमेबेला ब्लड लाइन को दूसरे द्वारा सेंस किया जा सकता था। लुमियन ने सिर हिलाया और लुडविग को देखकर मुस्कुराया। चलो पहले खाते हैं, पेट भरने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। सही। पहली बार लुडविग को लगा कि गॉडफादर की बातें उसके साथ गहराई से गूंज रही हैं। सेंट मिलोम रेस्टोरेंट में एंटर करते ही लुमियन ने तुरंत फ्रैंका और जेना को एक साफ दिखाई देने वाली जगह पर बैठे नोटिस किया। केयरफुली ड्रेस्ड डेमोनिसेस ने लुमियन का ध्यान एक एक्स्ट्रा सेकंड के लिए खींचा। इस बीच उसने खुद से सोचा, क्या ये लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस है? कितना कोइंसिडेंटल है कि हम दोनों ने एक ही रेस्टोरेंट चुना। फ्रैंका और जेना ने उसकी नजर को नोटिस करते हुए वापस उसकी तरफ देखा। एक का मुंह हैरानी से खुला रह गया, दूसरी अपनी हंसी दबा रही थी। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और अपना ध्यान अपने सामने रखी बीट सूप पर वापस लगा दिया। वेटर के गाइडेंस के साथ लुमियन, लुडविग और लुगानो ने कोने में एक सीट ले ली। सर, आप ऑर्डर में क्या लेना चाहेंगे? वेटर ने एक किताब की तरह डिजाइन किया हुआ मेनू पेश किया। लुमियन ने उस पर एक नजर डाली, उसे पूरा न टटोलने का फैसला किया और बस कहा, ड्रिंक्स को छोड़कर सब कुछ का एक सेट।
हालांकि लोकल इंग्रेडिएंट्स की वैरायटी कम होने की वजह से सेंट मिलोम रेस्टोरेंट का मेनू काफी थिक लग रहा था। फिर भी उसमें डिशेस की कोई बहुत बड़ी वैरायटी नहीं थी। लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग एक पूरी बुक जितने मेनू आइटम शायद बहुत कम भी नहीं हो सकते थे। ये एक दर्जन एडल्ट्स का पेट पूरी तरह भरने के लिए काफी था। रेस्टोरेंट का वेटर एक लोकल था, लेकिन वो फ्लुएंट फेसाकियन, लोएनीज और इंटिशन बोल लेता था और बिना किसी कंफ्यूजन के लुमियन के ऑर्डर को पूरी तरह समझ गया था। वो बस डबल चेक करने ही वाला था जब उसने इंटिस के कस्टमर को गोल्ड हून की एक थिक स्टैक निकालते हुए देखा। ये फेसाक एम्पायर की करेंसी थी जो आमतौर पर राकलेव एरिया में इस्तेमाल होती थी। उस सुबह खुद को साउदर्न कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट करने से पहले लुमियन विशेष रूप से एक पास के बैंक में गया था ताकि एक गोल्ड हून के बदले 4.4 वर्ल्ड ईयोर के हायर रेट पर कुछ कैश एक्सचेंज कर सके। लेकिन जो कैश उसने अब निकाला था वो उसका अपना नहीं था। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैरिक द्वारा प्रोवाइड किए गए एक्टिविटी फंड्स थे। ये सब मेहनती और थोरो वेटर ने एक आखिरी पूछताछ की। ये सब लुमियन ने कंफर्म किया, जिससे लुडविग को भी अप्रूवल मिला। कुछ देर बाद बीट सूप, रेड वाइन बीफ स्ट्यू, क्रीम फ्राइड कॉड, कैवियार, ग्रिल्ड मीट स्केवर्स, एपेटाइजर सलाद, थिक कट स्टेक्स और फेसाक पाइस जैसी डिशेस एक एक करके सर्व की गईं। लुडविग पूरी तरह से स्वादों के समंदर में डूब गया था और लुमियन ने भी खुद को इसका मजा लेने दिया। एक सीक्वेंस 5 रीपर के रूप में उसकी भूख पहले से ही कम नहीं थी और सिमिलरली हार्वेस्ट प्रीस्ट लुगानो जो एक प्लांटर के रूप में शुरुआत कर चुका था वो भी ज्यादा से ज्यादा खा रहा था। अपने पेट को लगभग पूरा भरने के बाद जैसे ही लुमियन ने अपने मुंह में कैवियार के नमकीन और फिलीबर्स्ट का मजा लिया और डेजर्ट के आने का वेट करने लगा, उसने रीसेंट इवेंट्स के बारे में सोचना शुरू किया। लुडविग को बस धुंधला सा बर्ड क्लॉड बेबी की प्रेजेंस का एहसास क्यों हुआ और फिर पलक झपकते ही वो गायब क्यों हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ठीक 30 मीटर की दूरी पर थे और सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ने से परसेप्शन की रेंज टूट जाती? ये बहुत ज्यादा कोइंसिडेंटल है। अगर इसे अरेंज किया गया होता तो वे लुडविग को इसे सेंस करते रहने देते। अगर लुडविग बर्ड क्लॉड बेबी को सेंस कर सकता था तो क्या वो बेबी भी अपनी मदर को पास आते हुए सेंस कर सकता था? क्या उसने एक अननेचुरल तरीके से मृत मदर को आते हुए डिटेक्ट कर लिया और तुरंत उस एरिया को छोड़ दिया या छिप गया, जिससे उनके बीच का कनेक्शन टूट गया? ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा रीजनेबल है जो कोइंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था तो वो बर्ड क्लॉड बेबी इस सड़क पर क्यों दिखाई दिया? ये पॉसिबल नहीं है कि वो बस वहां से गुजर रहा हो और हमसे टकरा गया हो, सही? अगर ये सच में लॉ ऑफ कन्वर्जेंस है तो ये अभी भी अनक्लियर है कि ये ब्लड लाइन कनेक्शन की वजह से है या लॉ ऑफ रिपल्शन की वजह से। लुमियन ने अपनी गोद में रखा नैपकिन उठाया, उसे करीने से फोल्ड किया और गोल्ड हून की स्टैक को लुगानो की तरफ बढ़ाते हुए खड़ा हो गया। मैं ये देखने के लिए पास में टहलने जा रहा हूँ कि क्या कुछ खरीदने लायक है। तुम लुडविग का ध्यान रखना और खाने के पैसे देना याद रखना। श्योर। लुगानो बिना हिले डुले अपनी सीट पर बैठे रहने से खुश था। लुमियन आराम से चलते हुए सेंट मिलोम रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और सड़क के किनारे की सभी दुकानों और पेडेस्ट्रियन को देखने लगा। वहां बैंक, कैंडी स्टोर्स, कैफेस और फेसाकियन इंपोर्टेड गुड्स बेचने वाली दुकानें थीं, जहां कोई भी सस्पिशियस इंडिविजुअल नजर नहीं आ रहा था। राहगीर ज्यादातर फेसाकियन और राकलेव के लोकल लोग थे, जिनमें से बाद वाले अक्सर अपने रिश्तेदारों की खोपड़ियों से बने ताबीज लिए हुए थे। कुछ उन्हें टोपी की तरह पहने हुए थे, कुछ उन्हें नेकलेसेस में पिरोए हुए थे और कुछ ने उन्हें अपने कपड़ों पर कंधे के पास सिला हुआ था। ये साफ नहीं है कि यहाँ बर्ड क्लॉड बेबी और उसके साथियों को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, और न ही ये कि किस बिल्डिंग में कुछ अनयूजुअल हो सकता है। लुमियन ने सड़क पर चलते हुए सोचा और एक चांस एनकाउंटर की उम्मीद करने लगा। अनलकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने सड़क पर अपनी टहलने की प्रक्रिया पूरी की और सेंट मिलोम रेस्टोरेंट में वापस आ गया। दोनों डेमोनेसेस आराम से एक लैविश फेसाकियन मील का मजा ले रही थीं। उनकी प्रोमिनेंट पोजीशन और स्ट्राइकिंग लुक्स हर आने जाने वाले की नजरें अपनी तरफ खींच रहे थे। कुछ लोग तो जानबूझकर उनकी टेबल के पास से बार बार गुजर रहे थे। लुमियन ने डेमोनेसिस की ब्यूटी को एडमायर करने के इस मौके का फायदा उठाया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। लुडविग को बर्ड क्लॉड बेबी का एहसास केवल सेंट मिलोम रेस्टोरेंट के पास हुआ था। फ्रैंका और जेना ठीक इसी रेस्टोरेंट में थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सच में ऑक्सीटो, जो कि शेमन किंग है, का ध्यान अट्रैक्ट किया हो, जिसने खुद बर्ड क्लॉड बेबी को उनके पीछे ट्रैक करने के लिए लाया या भेजा हो ताकि हमला करने का मौका ढूंढा जा सके? लुडविग पर एक मृत मदर की सेंट को डिस्कवर करने और मेरी चाइल्ड ऑफ गॉड ब्लड लाइन को सेंस करने के बाद क्या ऑक्सीटो ने अपना ओरिजिनल प्लान छोड़ दिया, टेम्परेली इस एरिया को खाली कर दिया या पूरी तरह से छिप गया? यह लॉजिक स्मूथली बहता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन टेम्परेंस फैक्शन का गार्जियन डेमिगॉड ऑक्सीटो की प्रेजेंस को पूरी तरह से मिस कैसे कर सकता है? एक शैमन किंग विभिन्न मैजिकल एजेंट्स को बनाने और रिचुअल्स को कंडक्ट करने में माहिर होता है। शायद नॉर्मल प्रीमोनिशंस और इंट्यूशन से बचने के लिए उसने इनमें से किसी का इस्तेमाल किया हो, या ये कोई दूसरा मेथड हो सकता है।
लूमियन ने जल्दी से शैमन किंग के बारे में टेम्परेंस फैक्शन द्वारा प्रोवाइड की गई इंटेलिजेंस को रिव्यू किया। उसके कदम धीमे हो गए, जैसे वो दोनों डेमोनिसिस की ब्यूटी और चार्म से पूरी तरह कैप्टिवेटेड हो गया हो और अपनी नजरें हटाने से रिलक्टेंट हो। अपोथेक्री पाथवे से लेकर सीक्वेंस 4 शेमन किंग तक की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद लूमियन ने कंसीडर किया कि ऑक्सीटो को शायद एक बून भी मिला होगा जिससे वो फीमेल में ट्रांजिशन हो गया होगा, और उसे हेरेटिक स्पेलमास्टर पाथवे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पता थी वो याद आई। सोच की एक कौंध में उसके दिमाग में एक टर्म आया, पारमिता। पारमिता अपने आप में एग्जिस्ट करती है, जो लैंड पर डिपेंडेंट है और उसकी एक्टिविटीज को बाहर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। क्या ऑक्सीटो ने टेम्परेंस फैक्शन के डेमीगॉड की नज़र से बचने और बिना डिटेक्ट हुए फ्रैंका और जेना को फॉलो करने के लिए पारमिता के किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया? क्या उन बर्ड क्लॉट बेबीज को उनकी मदर्स के अंदर से बाहर रेंगने के बाद पारमिता में ले जाया गया था? पारमिता में क्लियरली डेथ का डोमेन इन्वॉल्व होने की वजह से क्या ये मदर्स उन बर्ड क्लॉट बेबीज के बाहर निकलने से पहले ही मर चुकी थीं? उस केस में जन्म से ही वे डेथ का एक स्ट्रॉन्ग टेंट कैरी करते हैं जो पारमिता में सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। अभी अभी पारमिता अनफोल्ड हो रही थी, फ्रैंका और जेना को देख रही थी, मूव करने का वेट कर रही थी, और एक मृत मदर की प्रेजेंस और चाइल्ड ऑफ गॉड की ब्लड लाइन को सेंस करते ही पारमिता तुरंत पीछे हट गई, जिससे ये क्लोज कनेक्शन टूट गया। कोई आश्चर्य नहीं कि लुडविग का बर्ड क्लॉट बेबी को सेंस करना इतना धुंधला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पारमिता के अंदर था। इसके अलावा लोकल स्कल ब्लेसिंग फेस्टिवल क्लियरली डेथ को रिवर करता है, जिसे पारमिता से लिंक किया जा सकता है। क्या राकलेव रीजन में आने का ऑक्सीटो का डीप सीटेड पर्पज इसमें छिपा हो सकता है? अपने इस स्पेकुलेशन के साथ लूमियन एक जेन्युइन स्माइल के साथ फ्रैंका और जेना की टेबल के पास पहुंचा और इंटीशन स्टाइल में पोलाइटली पूछा, जैसा कि कोई भी असली इंटीशन करता, सुंदर देवियों, क्या मुझे यहाँ कुछ मिनट बैठने का ऑनर मिल सकता है? फ्रैंका ने अम्यूजमेंट में जवाब दिया, क्या आप भी इंटिस से हैं? वो जानती थी कि लूमियन का अप्रोच सिर्फ उससे चैट करने के लिए नहीं था, उसका कोई दूसरा पर्पस जरूर होगा, इसलिए उसने बहुत कोऑपरेटिवली साथ दिया। हाँ, यही वजह है कि जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे एक कनेक्शन महसूस हुआ। लूमियन ने ट्रायर की डेली लाइफ से सीखे हुए पिकअप लाइंस का पूरी तरह इस्तेमाल किया। पास की एक टेबल पर कई पुरुष जो चुपके से सुन रहे थे एक साथ सोचने लगे, धिक्कार है इन इंटीशियंस पर, इन इंटीशियन प्लेबॉयज को श्राप मिले। जेना का रिस्पॉन्स नेचुरल था, जिसमें थोड़ा सा वेरीनेस और सरप्राइज मिक्स्ड था। क्या आप यहाँ राकलेव में ट्रैवल के लिए आए हैं या बिजनेस के लिए? जैसे ही उसने बात की, जेना ने वेटर को सिग्नल दिया, जो उनकी टेबल के पास लूमियन के लिए एक चेयर ले आया। लूमियन बैठ गया और दोनों डेमोनेसिस से बोला, आपकी ब्यूटी किसी ड्रीम जैसी है। नहीं, मेरे ड्रीम्स में भी मैंने आपके जितना सुंदर किसी को नहीं देखा। आपने रास्ते में कई लोगों का ध्यान जरूर अट्रैक्ट किया होगा। धिक्कार है, ये स्वीट बातें मुझे गूज़बम्प्स दे रही हैं। इस समय फ्रैंका को ज्यादा पसंद आता अगर लूमियन उसका मजाक उड़ाता। बेशक वो अंदर ही अंदर अभी भी सीक्रेटली प्लीज थी। आखिरकार उसने ब्राउन सॉरन से सुना था कि हर डेमोनेस जो मेल से ट्रांजिशन हुई है उसमें थोड़ा नार्सिसिज्म होता है और वो अपने फेमिनिन सेल्फ पर प्राउड फील करती है। जेना को डिस्कम्फर्ट और अम्यूजमेंट दोनों महसूस हुआ, ठीक वैसे ही जैसे एक विच का रोल प्ले करते हुए किसी प्रिटेंशियस ड्रंकॉर्ड से सामना होना। उसकी एक्टिंग अच्छी थी, उसने कोई ऑडिटी नहीं दिखाई और मॉकिंगली मुस्कुराई। रियली? क्या आप मेरी आंखों में देखकर दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत करेंगे? उस हैंडसम यंग मैन को सच में सुंदर देवियों के पास बैठे और सुखद बातचीत में लगे देखकर, जिससे भावनाएं भड़कती हुई लग रही थीं, आसपास के पुरुष अफसोस करने लगे, वे केवल लुक्स देखकर इतने सुपरफिशियल कैसे हो सकते हैं? आप इस तरह कैसे धोखा खा सकते हैं? लूमियन हंसा, जेना की आंखों में देखते हुए बोला, जिस मोमेंट मैंने आपको देखा मुझे पता चल गया कि ट्रू ब्यूटी क्या होती है। ये आदमी बिना नोजियस फील किए ऐसी बातें कैसे कह सकता है? जेना ने लूमियन की नज़र से बचते हुए उसके पहले के सवाल का जवाब दिया, आपको पता है, कुछ नज़रें इंसान को अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। क्या कोई नज़र दूसरों से ज़्यादा पेक्यूलियर थी? लूमियन ने एक स्माइल के साथ पूछा। फ्रैंका, ये समझते हुए कि वो किस चीज़ की प्रोबिंग कर रहा था, ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लूमियन ने सोच समझकर सिर हिलाया। यहाँ का वेदर काफ़ी कोल्ड है, क्या आपको पहले ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था? फ्रैंका ने एक पल के लिए रिकॉल किया, अपने लिप्स को सिकोड़ा और कहा, ये चैपन स्ट्रीट पर थोड़ा शुरू हुआ था और ठीक बीट सूप सर्व होने से पहले तक रहा। सूप गर्म था और उसने हमें और कोल्ड फील नहीं होने दिया। पारमिता, जिसमें डेथ का रील में इन्वॉल्व है, उसने सराउंडिंग्स को थोड़ा कोल्डर फील कराया। लूमियन ने फ्रैंका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये एक रिलायबल मैन की वॉर्मथ की कमी है। फ्रैंका का चेहरा ट्विच हुआ और उसने अपनी आंखों और लिप्स का इस्तेमाल करके लूमियन से कम्युनिकेट किया, प्लीज अब और प्लेबॉय का रोल मत प्ले करो। जैसे ही तीनों ने बातचीत की,
दीवार में लगे एक गोल्ड लीफ मिरर के सरफेस पर एक छोटी ब्लैक कैप और लाइट गोल्डन बन पहने एक महिला की इमेज फेंटली दिखाई दी। उसने अपने हाथ पर अपनी ठुड्डी टिका रखी थी। उसकी नज़र कभी लुमियन और जेना पर फोकस होती, फिर लुमियन और फ्रैंका के बीच शिफ्ट होती और फ्रैंका तथा जेना को एसेस करती। लुमियन ने अपना वादा निभाया और पॉलिटली विदा लेने से पहले केवल कुछ मिनटों के लिए दोनों डेमोनेसिस के साथ टेबल पर बैठा रहा, जिससे आसपास के पुरुष कुछ हद तक हैरान और उलझन में रह गए। क्या उसे आगे बढ़ने के लिए इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए था? क्या ये एक इंटिशन प्लेबॉय और डैंडिस्ट की एडवांस टेक्निक हो सकती है? टेबल का नजारा। अपनी टेबल पर वापस जाते हुए लुमियन ने वेटर्स को प्लेटों का एक विशाल ढेर ले जाते हुए देखा। जब वे दूर जा रहे थे तो उनके चेहरों पर कंफ्यूजन, शॉक और डर का मिक्स था। मेनू पर मौजूद सभी डिशेस सचमुच चट कर दी गई थीं। लुडविग और लुगानो की तरफ उनकी आंखों का लुक ऐसा था जैसे वे रसातल से बाहर रेंग कर आए मॉन्स्टर्स को घूर रहे हों। अगर तुम्हें पता होता कि उन डिशेस और मेन्स का 2/3 हिस्सा लुडविग ने खाया है और लुगानो तथा मैंने केवल बचे हुए 1/3 हिस्से को शेयर किया है, तो तुम और भी ज्यादा डर जाते इस चिंता में कि कहीं तुम भी ना खा लिए जाओ। खैर, वो चिंता जायज होती। लुमियन बैठते ही चुपचाप बड़बड़ाया। उसके सामने लुडविग और लुगानो। अब वहां एप्पल केक का एक स्लाइस और एक कप रिचली फ्लेवर्ड आइसक्रीम थी। लुडविग का चेहरा सेटिस्फैक्शन में पूरी तरह खुला हुआ था, जो उसने लंबे समय में सबसे अधिक फुलफिल्ड महसूस किया था। ये न केवल इसलिए था क्योंकि फेसाकियन मील्स पोर्शन में जनरस और टेस्टी थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लुमियन को किसी और के पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैरिक से बातचीत। लुमियन ने एप्पल केक के अपने स्लाइस को लुडविग की तरफ बढ़ा दिया और ऐसा लगा जैसे वो ध्यान कंसंट्रेट कर रहा हो, क्योंकि उसने एक स्पून से मिल्की आइसक्रीम निकाली और उसे अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने पिघलती हुई फ्रॉस्ट और दूध के फैलते हुए टेस्ट का मजा लिया, उसने खुद से फुसफुसाया, क्या आप में से किसी ने 2 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स के आसपास कुछ अनयूजुअल नोटिस किया है? एक संक्षिप्त साइलेंस के बाद लुमियन के कान में एक फेंट, एथेरियल आवाज गूंजी। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैरिक की तरफ से थी। हमने कुछ नोटिस किया था, चाबान स्ट्रीट से लेकर जब तक आप सेंट मिलोम रेस्टोरेंट के पास नहीं पहुंचे, लेकिन केवल एक मामूली एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हुई थी और हम उसके ओरिजिन का सटीक पता नहीं लगा सके। ये फ्रैंका के डिस्क्रिप्शन और मेरे स्पेकुलेशन से मैच करता है, एक दूसरे को कंफर्म करता है। टेम्परेंस फैक्शन का डेमीगॉड ऑक्सीटो को पकड़ने में अनेबल है, भले ही उन्होंने फ्रैंका और जेना को ट्रैक करना शुरू कर दिया हो। क्या हम केवल ऑक्सीटो के मूव करने का वेट कर सकते हैं? लुमियन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और अपने ट्रैवलर्स बैग से भेज बदलने के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन वाले प्लेन गोल्ड रिम्ड ग्लासेस निकाले, उन्हें अपनी नाक पर रख लिया। उसने तुरंत लेंसेज में हाईलाइट की गई शर्ट और वेस्ट पहने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की इमेज देखी, जो फिर गायब हो गई। मैरिक की आवाज और क्लियर हो गई। हम कभी कभी ऐसी मामूली एबनॉर्मेलिटीज और करस्पॉन्डिंग ट्रेसेस भी पाते हैं, और ये भी एक मुख्य कारण है कि हमें यकीन है कि ऑक्सीटो अभी भी राकलेव एरिया में है। लुमियन के पास्ट के एक्सपीरियंसेस। क्या अकेले पारमिता इसे अचीव कर सकती है? एक डेमीगॉड जिसकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंट्यूशन है कि नाक के नीचे बिना डिटेक्ट हुए मूव करने में कामयाब होना। लुमियन, जिसके पास पारमिता की गहरी समझ की कमी थी, केवल अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पर स्पेकुलेट कर सकता था। वो एक से अधिक बार पारमिता में एंटर कर चुका था। कोडू में, चाहे रियलिटी में हो या ड्रीम्स में, वो कई बार पारमिता में एंटर कर चुका था, लेकिन उस समय बिना हाई लेवल फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट के वो पारमिता की नॉर्मल स्टेट को जज नहीं कर सकता था। और न ही ये कि क्या ये एक डेमिगॉड के सेंसेस और इंट्यूशन को धोखा दे सकती है जब ये अनफोल्ड होती है। ट्रायर में ट्री ऑफ शैडो कैटास्ट्रॉफी के दौरान वो इनवॉलेंट्री रूप से लेडी मून की पारमिता में खींच लिया गया था, जिसने इफेक्टिवली अंदर के हिस्से को बाहर से आइसोलेट कर दिया था। ट्रायर के डेमिगॉड्स को ट्री ऑफ शैडो की ग्रोथ और उस एरिया में हो रही फाइटिंग को डिटेक्ट करने से रोक दिया था। ये केवल फ्रैंका द्वारा जजमेंट कार्ड के इस्तेमाल और मैडम जजमेंट की यूनिक प्रॉपर्टीज के जरिए ही संभव हो पाया था कि वे बाहर की दुनिया के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में कामयाब रहे, जिससे टैरो क्लब के डेमिगॉड्स को पारमिता में पिन पॉइंट करने और उतरने की अनुमति मिली। उस समय ट्रायर के डेमिगॉड्स रुए अनार्की से बहुत दूर थे, वहां छिपी किसी भी चीज से अनअवेयर थे जिसे समझा और एक्सेप्ट किया जा सकता था। लुमियन के दिमाग में यादें कौंध गईं और उसे हमेशा लगता था कि पारमिता करंट एक्सटेंट तक नहीं पहुंच सकती। जब पारमिता क्लोज होती थी तो ये नॉर्मल था कि टेम्परेंस फैक्शन का डेमिगॉड इसे सेंस नहीं कर पाता था, भले ही वो पास में हो। लेकिन टेम्परेंस फैक्शन के डेमिगॉड की नाक के ठीक नीचे अनफोल्ड होने के बाद भी ये बिना डिटेक्ट हुए कैसे रह सकती है? क्या ये इतनी पावरफुल है? मुझे लगता है कि लेडी मून की पारमिता भी इसे अचीव नहीं कर सकती थी, जो केवल एक्टिविटीज को मास्क करने और खुद को दूरी के जरिए डिटेक्ट होने से प्रोटेक्ट करने में कैपेबल थी। स्थानीय रीति रिवाज। लुमियन ने अपनी नजर विंडो की तरफ घुमाई। राहगीरों के बीच 2 लोकल लोगों को देखा। एक के सीने पर पर्पल पेंट की हुई ह्यूमन स्कल लटकी हुई थी और दूसरे ने अपने सिर के ऊपर एक ब्लीच की हुई व्हाइट ह्यूमन स्कल बांध रखी थी। डेथ वर्शिप। पारमिता, शायद
शेमन किंग ऑक्सीटो ने राक्लेव एरिया में अपनी पारमिता का एक स्पेशल एस्पेक्ट डेवलप कर लिया है जो उसे बिना डिटेक्ट हुए एक डेमिगॉड के सामने इसे अनफोल्ड करने की अनुमति देता है, कम से कम तब तक जब तक कि कोई सब्सटेंशियल इंटरेक्शन ना हो। लुमियन ने स्पेकुलेट किया अपनी पारमिता को एनहांस करने के लिए कोडू के फोकलोर का इस्तेमाल करने के मैडम पुआलिस के प्लान को एक साथ जोड़ते हुए। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के देशों का रिस्पॉन्स चर्च सैंक्शन प्यूरिफिकेशन रहा है जो कंपलसरी क्रिमेशन के साथ कंबाइंड है। यहाँ द इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च और द गॉड ऑफ कॉम्बैट चर्च को प्यूरिफिकेशन के साथ नोटेबल सक्सेस मिली है, जिससे उन लोगों के लिए क्रिमेशन अननेसेसरी हो गया है जिन्हें प्यूरिफाइड किया जा चुका है। लुमियन की समझ। यह सुनकर लुमियन ने वास्तव में मौत से पहले और बाद में लिए गए विभिन्न मेजर्स को समझा और अप्रिशिएट किया, जिसमें मरने वालों को सांत्वना देना, मृतकों को प्यूरिफाई करना, क्रिमेशन को एनकरेज करना और मृत वैग्रेंट्स की डिस्कवरी को रिवॉर्ड देना शामिल था। इन सभी प्रैक्टिसेस का ओरिजिन डेथ का फॉल और अंडरवर्ल्ड में उसके बाद की एनोमलीज थीं। इतिहास के पन्ने। कोई आश्चर्य नहीं कि अंडरग्राउंड टोम्स की निचली लेयर्स में पुरानी हड्डियां अभी भी हड्डियां हैं, राख नहीं। फोर्थ एपोक के दौरान अंडरवर्ल्ड अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुआ था और स्पिरिट्स के पास वापस लौटने के लिए एक जगह थी। कुछ मिस्टिसिज्म नॉलेज सजेस्ट करती है कि पेल डिजास्टर के दौरान फोर्थ एपोक के एंड में बॉडीज के ट्रांसफॉर्म होने की प्रोन संभावना होती है, जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर डेथ के इन्वेजन के कारण हुआ था। वास्तव में ये पेल डिजास्टर की लेगेसी है। उस डिजास्टर के दौरान डेथ पेरिश्ड हो गई थी, जिससे अंडरवर्ल्ड में एनोमली हुई। लुमियन को अचानक एहसास हुआ, जिससे उसे कुछ मिस्टिसिज्म नॉलेज की गहरी समझ मिली। पार्ट 5, रक्लेव का मिनी स्टेट और लुमियन का संदेह। स्कल ब्लेसिंग फेस्टिवल सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ने सिंपली एक्सप्लेन किया। हाईलैंड्स किंगडम द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसा अपेय होता है कि रक्लेव के लोगों ने बालम एम्पायर के एक फॉर्मर ऑफिशियल की हेल्प से स्पिरिट्स के लिए एक मिनी स्टेट एस्टैब्लिश किया, जिससे मृतकों को बिना दोबारा इमर्ज हुए वाहन एंटर करने और रेस्ट करने की अनुमति मिली। हालांकि ये अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये सचमुच रेस्ट ऑफर नहीं कर सकता, ना हाई स्पिरिट्स को पूरी तरह से बिंद कर सकता है। उन्हें बस धीरे धीरे फड़े अवे होना होता है। सालाना स्कल ब्लेसिंग फेस्टिवल स्पिरिट्स के इमर्ज होने, रेवल करने और लिबरेटेड होने का एक दिन है। अपनों की खोपड़ियों को घर पर रखने से फैमिली को किसी भी ऐसी स्पिरिट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है जो इस मिनी स्टेट से भटक सकती है, उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकती है। पारामीटा से तुलना। एसेंस में उन्होंने स्पिरिट्स के वापस लौटने के लिए अंडरवर्ल्ड का एक रूडिमेंट्री लोकलाइज्ड वर्जन क्रिएट किया। वापस लौटने के लिए एक जगह। पारामीटा का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, जहां सोल्स अर्थ पर वापस लौटती हैं और विल्डरनेस में भटकती हैं। इसके अलावा पैरामीटा में स्पिरिट्स रियूनियन की जॉय को एंजॉय करने के लिए स्पेशल दिनों में घर लौट सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे रक्लेव एरिया का स्कल ब्लेसिंग फेस्टिवल। अंतर केवल इतना है कि यहाँ स्पिरिट्स के पास रीबर्थ का कोई पथ नहीं है, वे केवल धीरे धीरे पड़े हुए हो सकती हैं। लुमियन ने मृतकों के लिए लोकल स्टेट की तुलना पारामीटा से की और कुछ सटल चीजें समझी हैं। उसने कुछ ऐसा रिकॉल किया जो लुइस लुंड ने एक बार मैडम पोलिस से रिले किया था। जो एस्टेब्लिश किया गया है वह केवल एक छोटी कैरिकेचर पैरामीटा है जो कंप्लीट पैरामीटा का एक पार्ट है। ऑक्सीटो का छुपा हुआ जाल। लुमियन ने गहरी सांस ली, अपनी सांसों के नीचे बरबराया। क्या ऑक्सीटो इस लोकल स्पिरिट रेल्म को अपनी खुद की पैरामीटा में मर्ज करने का प्लान बना रहा हो सकता है ताकि इसे और कंप्लीट बनाया जा सके? क्या वाह नहीं, वह पहले से हाई पार्शली सक्सीड हो चुकी है। यही वजह है कि आपने यूज डिटेक्ट नहीं किया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स मैरिक जवाब देने से पहले एक पाल के लिए रुका। ये एक पॉसिबिलिटी है। एक संक्षिप्त पॉज के बाद उसने प्रोएक्टिवली जोड़ा, हमने यूएस स्पिरिट रेल्म को भी नहीं देखा है। देखा? लुमियन शुरुआत में चौंक गया था, लेकिन फिर समझ गया कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का क्या मतलब था। प्रिजनर पाथवे सीधे रेट्स में टर्न हो सकता वर और उन्हें स्पिरिट रेल्म को देखने में एबल होना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस बार रक्लेव में कुछ नहीं मिला। लुमियन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि एक दूसरे इश्यू पर कंसीडर किया। अगर ऑक्सीटो ने वास्तव में यूएस मिनी स्पिरिट रेल्म के साथ मर्ज होना शुरू कर दिया है, तो वह एसेंशियली डेथ का एक लोकल वर्जन बैन जाती है और उसने मुझमें ओमेबेल्ला ब्लडलाइन को जरूर सेंस किया होगा। उसका रिएक्शन क्या होगा? इंस्टेंट एंगर या इसे किसी ऐसी चीज के रूप में देखना जिसका एक्सप्लॉइट किया जा सके। उसने डायरेक्टली एक्ट क्यों नहीं किया? राइट, उसने ये डिस्कवर करने के लिए बर्ड क्लॉड मॉन्स्टर बेबी का भी इस्तेमाल किया कि पास में मौजूद लुडविग के पास एक लाश मदर का ऑरा था जो कि क्लियरली बेट जैसा दिख रहा था। ऑब्वियसली एक ट्रैप। यही वजह है कि वह इंडल्जेंस की आदी होने के बावजूद पीछे हट गई। अ फ्लैट यूज जो करने की जरूरत है वह असिस्टेंस सीख करना है। इस विचार के साथ लुमियन ने अपने ग्लासेस हटाए और अचानक खड़ा हो गया। लुमियन ने अपने ग्लासेस हटाए और फुसफुसाया, टारगेट ने मेरे बारे में कुछ अनयूजुअल नोटिस कर लिया होगा, लेकिन लुडविग ठीक मेरे पास है जो उस लाश से मदर ऑरा दे रहा है। इन दोनों फैक्टर्स के एक साथ होने से टारगेट निश्चित रूप से अत्यधिक सस्पिशियस हो जाएगा और असिस्टेंस सीख कर सकता है। प्रिपेयर्ड रहो।
अगर ये सिर्फ ओमेबिला ब्लडलाइन होती तो ऑक्सीटो सोच सकती थी कि यह केवल लॉ ऑफ कन्वर्जेंस का काम है जो चाइल्ड ऑफ गॉड के ब्लास्फेमर को उसकी प्रेजेंस में ले आया। सिमिलरली, अगर ये सिर्फ लाश से आने वाला मदर ऑरा होता तो वो सतर्क हो सकती थी या संदेह कर सकती थी कि लाश के अर्थ पर वापस लौटने से लोकल पानी कंटामिनेटेड हो गया है, जिससे कुछ इंडिविजुअल्स का करप्शन हुआ है। लेकिन दोनों को साथ रखने पर कोई भी जो इन्हें सेंस कर सकता था वो तुरंत समझ जाता कि वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था, वहाँ क्लियरली एक डेंजरस ट्रैप था। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैरिक की आवाज़ थोड़ी और दूरी से आती हुई लगी। हम पहले से ही रेडी हैं, हिडन डेंजर को सेंस करना और मेरे सब कुछ सोचने और रिमाइंडर इशू करने से पहले ही प्रिपेयर हो जाना। उनके पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंट्यूशन और रिच एक्सपीरियंस है, लुमियन ने मन ही मन सोचा जब उसने लुगानो को नोटिस किया, जो उसके मूवमेंट्स और गहरी आवाज से चौंक कर खुद भी खड़ा हो गया था। लुडविग ने उस आइसक्रीम को जिसे उन्होंने छोड़ दिया था अपने करीब खींचने में कोई समय नहीं गंवाया और खुशी खुशी खाने लगा, पूरी तरह से अनकंसर्न्ड कि आगे क्या हो सकता है। लुमियन की नज़र लुगानो और लुडविग पर घूमने के बाद फ्रैंका और जेना की तरफ बढ़ गई, जो अपने डेजर्ट का मजा ले रही थीं। वो अब एक क्रिटिकल क्वेश्चन पर कंसिडर कर रहा था। क्या उन्हें एक साथ एक्ट करना चाहिए या सेपरेट हो जाना चाहिए जैसा उन्होंने सुबह किया था? अगर पहले के स्पेकुलेशंस मोटे तौर पर एक्यूरेट थे तो ऑक्सीटो को बाहर निकालने का बेट फेज पहले ही ओवर हो चुका होगा। आगे जो होने वाला था वो शायद शेमन किंग और उसके साथियों की तरफ से प्रोबिंग अटैक्स होंगे। उस केस में एक साथ मूव करना उन्हें टेम्परेंस फैक्शन से बेहतर प्रोटेक्शन रिसीव करने की अनुमति देगा, बिना इस चिंता के कि ऑक्सीटो किसी कम गार्डेड स्पॉट पर स्ट्राइक कर सकती है और एक या दो को होस्टेज के रूप में कैप्चर कर सकती है। लेकिन अगर अटैक इतना फियर्स हुआ कि टेम्परेंस फैक्शन की हिडन फोर्सेस को डिफेंसिव पोजीशन में आने के लिए फोर्स होना पड़े तो एक साथ रहने से टोटल एनिहिलेशन हो सकता है। इस एनवायरनमेंट में कौन सा चॉइस सेफर और अधिक रीजनेबल था, ये एक डिसीजन था जो टीम लीडर को लेना था। लुमियन धीरे धीरे रेस्टोरेंट के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, उन क्वेश्चंस और स्पेकुलेशंस को मेंटली फिल्टर करते हुए जिन पर उसने पहले कंसीडर किया था। उसने राकलेव में स्पिरिट रील्म के अपने खुद के डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचा। एक रूडिमेंट्री लोकलाइज्ड अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड। लुमियन की पलकें झपकीं और उसने चुपचाप फिर से पूछा, क्या आप में से कोई अंडरवर्ल्ड को देख या सेंस कर सकता है? वो पूछ रहा था कि क्या ज़ॉम्बीज और रेड्स अंडरवर्ल्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैरिक ने जल्दी से आंसर दिया, नहीं, जब तक कि कोई डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड का डोर ओपन न करे या पहले से ही वहां से ना हो। अदरवाइज इसे केवल कुछ ट्रेसेस के जरिए ही सेंस किया जा सकता है। अंडरवर्ल्ड एनोमली से पहले ये पॉसिबल था। ये अंडरवर्ल्ड एनोमली से पहले पॉसिबल था। क्या ये एंशिएंट रिकॉर्ड से इन्फर्ड है? लुमियन इसके बारे में पर्टिकुलरली कंसर्न नहीं था, इसके बजाय वो किसी और चीज़ में अधिक इंटरेस्टेड था। अगर ऑक्सीटो ने सच में लोकल स्पिरिट रील्म को अपनी पारमिता में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है तो क्या इसका मतलब है कि उसकी पारमिता एक स्मॉल स्केल अंडरवर्ल्ड के रूप में क्वालिफाई करती है? इसके अलावा इसे एक स्मॉल स्केल अंडरवर्ल्ड होना चाहिए जो अभी भी इस रीजन से बाउंड हो। अदरवाइज पारमिता की लुमियन की समझ के बेस पर ऑक्सीटो आसानी से अपनी पारमिता को दूर ले जा सकती थी और एरिया छोड़ सकती थी। बेशक ये भी पॉसिबल है कि उसने अभी तक दूसरा गोल अचीव ना किया हो, एक स्मॉल स्केल अंडरवर्ल्ड। लुमियन ने खुद से बड़बड़ाया और फिर फ्रैंका और जेना की तरफ बढ़ा, मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना है कि चैपिन स्ट्रीट इस एरिया के लिए यूनिक है। क्या आप दो प्यारी देवियां मेरी गाइड्स बनना पसंद करेंगी? चैपिन स्ट्रीट वो जगह थी जहां फ्रैंका और जेना ने सबसे पहले टेम्परेचर को थोड़ा ड्रॉप होते नोटिस किया था, जो इंडिकेट कर रहा था कि उनका वहां ऑक्सीटो से सामना हुआ होगा। पास के कस्टमर्स की आंखों में लुमियन का इन्विटेशन एक डेट अरेंज करने का एक ब्लेटेंट अटेम्प्ट था। हालांकि फ्रैंका और जेना ने एक दूसरे को देखा और समझ गईं कि लुमियन सजेस्ट कर रहा था कि उन्हें एक साथ एक्ट करना चाहिए जिसका डेस्टिनेशन चैपिन स्ट्रीट हो। श्योर, फ्रैंका और जेना एक साथ मुस्कुराईं और खड़ी हो गईं। इसने उनके आसपास के लोगों को कुछ हद तक स्टंट छोड़ दिया। क्या उन्हें इनवाइट करना इतना आसान है? अगर मुझे पता होता तो मैंने पूछने की हिम्मत जुटाई होती। एक साथ लुमियन, फ्रैंका, जेना और बाकी लोग शहर के अपने इंप्रेशंस के बारे में रिलैक्स रिमार्क्स एक्सचेंज करते हुए चैपिन स्ट्रीट की तरफ टहलने लगे। लगभग 15 मिनट बाद वे उस सड़क पर पहुंचे जो प्रेडोमिनेंटली लोकल लोगों द्वारा ऑक्यूपाइड थी। ग्रे वाइट पत्थरों के घर कतारों में खड़े थे जो रग्ड फिर भी सॉलिड लग रहे थे। हर घर के बाहर ऊन की पट्टियां लटकी हुई थीं जो एक वाइब्रेंट एक्सोटिक टच ऐड कर रही थीं जो इसे स्टार हाईलैंड से डिस्टिंग्विश करता था। राकलिव सिटी की अन्य सड़कों की तुलना में यहाँ के लोकल लोगों के ट्रेडिशनल कपड़े पहनने की अधिक संभावना थी। पुरुषों के लिए गहरे लाल रंग के ऊनी चोगे और महिलाओं के लिए चमकीले रंग के स्कर्ट्स। सिमिलरली उनमें से कई विभिन्न डिजाइन्स के स्कल एम्यूलेट्स लिए हुए थे। कुछ चितकबरे और ऊन के विक्स के साथ ब्राउन थे, कुछ पर्पल, ग्रीन और रेड पेंट किए हुए थे और कुछ अपने दांतों के बीच ईस्ट बालाम से आई कैरामेले कलर की टोबैको दबाए हुए थे।
अन्य जेड की तरह सफेद दिखाई दे रहे थे, जिनके डार्क आई सॉकेट्स थे और कीड़े अंदर बाहर रेंग रहे थे। चैपिन स्ट्रीट के एंट्रेंस पर खड़े होकर लूमियन आगे बढ़ने के बजाय रुक गया, फ्रैंका और जेना को अपने से थोड़ा पीछे रहने का सिग्नल देते हुए। उसने फिर अपने ट्रैवलर्स बैग से कुछ निकाला। ये एक गोल्डन मास्क था, जिसकी आंखों के आसपास का एरिया और चेहरा या तो ब्लैक या व्हाइट पेंट किया हुआ था। ये खुद डेथ द्वारा क्राफ्टेड एक एगर्स फैमिली मास्क था। चूंकि यह प्योर गोल्ड मास्क इनिशियली लिविंग को अंडरवर्ल्ड को सेंस करने और उसमें एंटर करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया था और सीधे उस डेटी द्वारा क्रिएटेड था जो डेथ और अंडरवर्ल्ड पर रूल करता था, इसे पहनने से एक निश्चित रेंज के भीतर अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कुछ रिवील हो सकता था। राकलेव रीजन में लोकल स्पिरिट रील्म एक स्मॉल रूडिमेंट्री अंडरवर्ल्ड के समान था। अगर लोकल स्पिरिट रील्म सच में ऑक्सीटो की पारमिता में इंटीग्रेट हो चुका था, तो इसे देखना उस पारमिता को देखने के इक्विवेलेंट होगा, जिससे शेमन किंग ऑक्सीटो रिवील हो जाएगी। बिना किसी हेसिटेशन के लूमियन ने वो गोल्डन एगर्स फैमिली मास्क पहन लिया। उसकी सांस तेजी से ठंडी हो गई, जो बढ़ती ही गई। उसका शरीर एक पल में ठंडा हो गया, जीवन का एहसास खो गया और उसका ब्लड फ्लो होना बंद हो गया। गोल्डन मास्क के जरिए लूमियन ने सराउंडिंग्स को थोड़ा डिम होते नोटिस किया, जिसके कलर्स फेड हो रहे थे और टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो रहा था। इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। तो ये अनडेड की आंखों से दिखने वाली दुनिया है। मैं उस स्पिरिट रील्म का कोई ट्रेस नहीं देख पा रहा हूँ। क्या ये पारमिता में इंटीग्रेट होने के कारण और डीपर हिडन है? मैं स्पिरिट वर्ल्ड को डायरेक्टली सेंस कर सकता हूँ, लेकिन अंडरवर्ल्ड को डिटेक्ट नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी को एगर्स फैमिली मास्क पहनने के बाद बस उसे लोकेट करने और वहां टेलीपोर्ट करने के बजाय अंडरवर्ल्ड में एंटर करने के मौके का वेट करना पड़ता है। लूमियन चुपचाप बड़बड़ाया, अपनी ओरिजिनल थ्योरी को न छोड़ते हुए, और ब्लड एम्परर के लिंगरिंग ऑरा को स्टिमुलेट करने की कोशिश की। अलिस्टा ट्यूडर के लिंगरिंग ऑरा को एक्टिवेट करने का पर्पस अंडरवर्ल्ड दाओइस्ट द्वारा छोड़ी गई सील को हाईलाइट करना था। फ्रैंका की दुनिया का ये पावरफुल बीइंग क्लियरली डेथ, डार्कनेस और वॉरियर के पाथवे से रिलेटेड था। मैडम मैजिशियन के अकॉर्डिंग उसने डिरेंज डेथ के साथ भी कांटेक्ट किया होगा और कुछ एग्रीमेंट्स किए होंगे। उसकी सील्स पोटेंशियली एगर्स फैमिली के मास्क्स को एनहांस कर सकती थीं। जैसे ही उसकी राइट पाम में एक मामूली दर्द चुभा और कोल्ड रॉटन सेंसेशन फैली, लूमियन का विजन अचानक चेंज हो गया। पूरी चैपिन स्ट्रीट के किनारे दीवारों से लटकी फैब्रिक स्ट्रिप्स ने अपना कलर खो दिया और ग्रे हो गईं, जबकि वहां चलने वाले लोग इनएक्सप्लिकेबली ब्लर हो गए, जैसे थिक फॉग में लिपटे हों। हालांकि जो स्कल एम्यूलेट्स वे पहने थे वे अनयूजुअली क्लियर रहे। कंट्रास्ट की वजह से उनके कलर्स और भी वाइब्रेंट दिख रहे थे। लूमियन ने उन ह्यूमन स्कल्स के खोखले सॉकेट्स में पेल या डार्क रेड फ्लेम्स को इग्नाइट होते भी देखा, जो फ्लिकर कर रही थीं और डेथ की एक डरावनी ठंडक दे रही थीं। उस मोमेंट में लूमियन को एहसास हुआ कि वो राकलेव के स्पिरिट रील्म को देख रहा था। ये पूरे राकलेव एरिया के साथ ओवरलैप था, जहां स्पिरिट शैडोज में भटकती थीं, जबकि ह्यूमंस ओपनली रहते थे। स्पिरिट रील्म के एज पर खड़े होकर लूमियन ने अंदर कदम रखने का अटेम्प्ट नहीं किया, बल्कि इसके बजाय दूरी से पारमिता की प्रेजेंस के किसी भी साइन के लिए सर्च किया। उसने लेक डैल्श की डायरेक्शन में आसमान पर एक विशाल ब्लैक क्लाउड लटका हुआ देखा, सड़कों पर कुछ स्कल्स को हवा में तैरते हुए देखा, जिनके बर्निंग सॉकेट्स के भीतर घोस्टली चाइल्ड लाइक फिगर्स फ्लिकर कर रहे थे, और देखा कि कैसे पहाड़ों के नीचे की विल्डरनेस सीधे आगे बढ़ाई थी, जो सीमलेसली शहर में ब्लेंड हो रही थी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लूमियन को तुरंत एक क्लियर रियलाइजेशन हुआ। ऑक्सीटो इस पारमिता के अंदर है, जो स्पिरिट रील्म के साथ मर्ज हो चुकी है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ पहला विचार जो लूमियन के दिमाग में कौंधा वो था, मेरा मिशन यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट, मैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और टेम्परेंस फैक्शन को एगर्स फैमिली का गोल्डन मास्क लैंड कर दूंगा, जिससे वे पारमिता में एंटर करने और ऑक्सीटो से फाइट करने के लिए अपनी फोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर सकें, जबकि हम पोटेंशियल डेंजर से बचने के लिए ट्रायल लौट जाएंगे। लेकिन दोबारा सोचने पर लूमियन को एहसास हुआ कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर उनके पास केवल एगर्स फैमिली का गोल्डन मास्क होता और अंडरवर्ल्ड दाओइस्ट की सील नहीं होती, तो इसे पहनने वाला एक व्रेथ भी ऑक्सीटो की म्यूटेटेड पारमिता को डायरेक्टली देखने में एबल नहीं होता। लूमियन के दिमाग में धुंधली सी एक पॉसिबिलिटी आई। उसने हिडन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैरिक से कम आवाज में कहा, मैंने ऑक्सीटो की पारमिता ढूंढ ली है। फर्स्ट 2 ऑफ कप्स और बाकी लोगों को सेफ्टी में ले जाओ, फिर व्रेथ्स के रूप में खुद को मुझसे अटैच कर लो, और मैं आप सभी को पारमिता के अंदर लीड करूंगा। ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की कुछ हद तक एथीरियल आवाज अपनी जॉय और मैलिस को छिपा नहीं सकी। ये ऑक्सीटो की तरफ डायरेक्टेड थी। लूमियन ने एक पल के लिए सोचा और फिर विशेष रूप से रिमाइंड कराया, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को मत भूलना। ईमानदारी से कहें तो वो एंथोनी की प्रेजेंस को लगभग ओवरलुक कर चुका था, लेकिन क्योंकि वो लगातार ये सोच रहा था कि उसके टीममेट्स क्या कर रहे हैं और उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वो उसे पूरी तरह से नहीं भूला। जब उसने सेंट मिलोम रेस्टोरेंट में दोनों डेमोनेसिस को चैपिन स्ट्रीट पर इनवाइट किया था,
तो लूमियन ने तुरंत एंथोनी के बारे में नहीं सोचा था। ये केवल तब हुआ जब वो सड़क पर पहुंचा कि उसे अपने टीममेट की याद आई, लेकिन वो उस हिप्नोटिस्ट को ढूंढ नहीं सका जिसने साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल किया था। वो केवल ये ट्रस्ट कर सकता था कि एंथोनी अपने रिच एक्सपीरियंस के साथ ये रियलाइज करेगा कि एक बार जब बाकी टीम एक साथ गैदर हो गई थी तो ये क्लियर था कि आगे के एक्शन सेपरेट होने के लिए सुटेबल नहीं थे और वो फॉलो करेगा। एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर के रूप में एंथोनी की हैबिट्स साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी के साथ अच्छी तरह कंबाइंड थीं। लुमियन के रिमाइंडर के बाद 2 सेकंड के पॉज के बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने कहा, हम नहीं भूलेंगे। ऐसा लगता है जैसे आप पहले ही भूल चुके थे। लेकिन टेम्परेंस फैक्शन के डेमीगॉड को एंथोनी की साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी से ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए फ्रैंका और जेना को दूर भेजते समय उन्हें वास्तव में एंथोनी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक हिप्नोटिस्ट के लिए मौत का एक बड़ा कारण निश्चित रूप से ये होगा कि साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी बहुत अच्छी तरह काम करती है, जिससे टीममेट्स उन्हें भूल जाते हैं या ओवरलुक कर देते हैं। जैसा कि लुमियन ने खुद से सोचा, उसके सामने की स्पेशल पारमिता अचानक चेंज हो गई। लेक डैश से एक बहरा कर देने वाला क्रैश सुनाई दिया क्योंकि ग्रे वाइट पानी एक सुनामी की तरह ऊपर की तरफ बढ़ा, हवा में पहुंच गया। वो विल्डरनेस जो पहले से ही राकलेव शहर के साथ इंटरट्वाइंड थी, डोमिनेट करने लगी। एक इंस्टेंट में इसने स्क्वायर्स और सड़कों को पार कर लिया, लुमियन को निगल लिया जो अभी तक चैपिन स्ट्रीट पर नहीं पहुंचा था, जबकि फ्रैंका और बाकी लोगों को अवॉइड किया। ग्रेट मदर द्वारा ब्लेस्ड ऑक्सीटो को ऐसा लगा जैसे रियलाइज हो गया हो कि वो एक्सपोज्ड हो चुकी है। उसका चॉइस पारमिता के नेचर का इस्तेमाल करके चाइल्ड ऑफ गॉड के ब्लास्फेमर को टेम्परेंस फैक्शन के डेमीगॉड से टेम्पररी सेपरेट करना था। फिर लुमियन के रिगार्डिंग अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए ब्रीफ टाइम डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करना था। लगभग साइमल्टेनियसली लुमियन ने, जो एगर्स फैमिली का गोल्डन मास्क पहने था और एक अनडेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, अपने शरीर को भारी होते महसूस किया जैसे कोल्ड मासेस ने उसके भीतर जगह बना ली हो। अगले सेकंड में उसने चैपिन स्ट्रीट पर इंडिस्टिंक्ट ह्यूमन फिगर्स को गायब होते देखा, साथ ही फ्रैंका, जेना, लुडविग, लुगानो और पॉसिबली उसके पीछे एंथोनी को भी। ये ऐसा था जैसे वे 2 सेपरेट वर्ल्ड्स में हों। विभिन्न स्टेट्स में मौजूद ह्यूमन स्कल्स तेजी से और डिस्टिंक्ट होने लगी। उनके आई सॉकेट्स पेल या डार्क रेड फ्लेम्स के साथ बर्न हो रहे थे क्योंकि वे सभी लुमियन की तरफ फेस करने के लिए मुड़ी। चैपिन स्ट्रीट के एंड पर, शहर के एज पर, जहां ये विल्डरनेस के साथ अधिक डीपली ब्लेंड होती थी, अननोन जगहों से झूलते हुए फिगर्स बाहर रेंगने लगे और लुमियन की तरफ चलने लगे। वहां सड़े हुए लंबे बालों वाले बैल थे जिनमें केवल मवाद टपकते मांस के कुछ टुकड़े बचे थे। एक्सपोज्ड हड्डियों वाले विशाल बर्ड्स लो फ्लाई कर रहे थे। अजगर अपने सड़ते हुए टिश्यूज के बीच मांस के हाफ मेल्टेड थ्रेड्स को ड्रैग कर रहे थे और कई हेडलेस स्केलेटन से बने मॉन्स्ट्रस हिल्स थे। शहर के सभी कोनों से ह्यूमन स्कल्स भी स्विफ्टली चैपिन स्ट्रीट पर कन्वर्ज हो रही थीं, हवा में तैर रही थीं और आसमान को कवर कर रही थीं, जिससे वो पेल, डिम और हीटलेस सनलाइट ब्लॉक हो रही था। लुमियन स्टंट दिखाई दिया जैसे उसका सामना किसी टेरिफाइंग चीज से हुआ हो, या वो एक अनडेड क्रिएचर की तरह हो जो एक हायर रैंक्ड और अधिक टेरिफाइंग काइंड्रेड स्पिरिट का सामना कर रहा हो। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए वो फ्रोजन खड़ा रहा, मूव करने में अनेबल। ठीक तभी दर्द से भरी एक दयनीय चीख लेक डेल्श से गूंजी। वो टेरिफाइंग और पियर्सिंग साउंड एक हाई स्पीड स्पिनिंग ड्रिल की तरह था जो सीधे लुमियन की सोल में छेद कर गया। उसका विजन डार्क हो गया और उसने कॉन्शियसनेस खो दी। जब लुमियन ने अपने थॉट्स और अपने शरीर की अवेयरनेस को वापस पाया तो उसने खुद को चैपिन स्ट्रीट के बीच में पाया, जिसके साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैरिक था, जो किसी पॉइंट पर दिखाई दिया था, एक ब्लैक वेस्ट और व्हाइट शर्ट पहने हुए। उसके चारों ओर क्रिस्टलाइन कोल्ड ने हवा में, जमीन पर और ग्रे व्हाइट पत्थरों की बिल्डिंग्स के सरफेस पर विभिन्न स्टेट्स के ह्यूमन स्कल्स को फ्रीज कर दिया था। वो सरियल फ्रोजन सीन शहर के आउटस्कर्ट्स पर विल्डरनेस तक पूरा फैला हुआ था। अनडेड क्रिएचर्स की उस डगमगाती आर्मी में सड़े हुए मॉन्स्टर्स ने जमीन पर मांस गिरा दिया था, जिससे केवल हड्डियों का पीलापन, ब्राउन या ब्लीच किया हुआ व्हाइट बचा था। वे स्केलेटल रिमेन्स मिट्टी में डूब गए और क्रिम्सन ब्लड की बूंदें, जो उनकी अपनी नहीं थीं, सरफेस से रिसने लगी। इस बीच व्रेथ्स और एविले स्पिरिट्स बैलून्स की तरह सूज गए और साइलेंटली बर्स्ट हो गए, अजीब डस्ट में टर्न होते हुए। हालांकि लुमियन पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था। उसके दिमाग में 2 थॉट्स आए, क्या वे सभी कर्ज हो चुके हैं, यहाँ तक कि बिना मांस वाली हड्डियों से भी खून बहने का कर्ज मिला। उस विचार के साथ लुमियन खुद को अपनी राइट हैंड उठाने और अपनी नाक पोंछने से नहीं रोक सका। उसने तुरंत अपने हाथ के बैक पर कुछ ब्लैक हो चुके ब्लड स्टेन्स नोटिस किए। ये उसके शरीर के भीतर से आया था, वो खून जो बहुत पहले बहना बंद हो चुका था। अभी अभी बंशी की चीख में न केवल उसकी सोल वाउंडेड हुई थी, बल्कि उसके अनडेड शरीर को भी फिजिकल डैमेज सफर करना पड़ा था। कुछ कैपिलरीज रप्चर हो गई थीं, जिससे वो ब्लैक हो चुका खून बाहर रिसने लगा था। टेरिफाइंग। लुमियन ने रफली फिगर आउट कर लिया था कि अभी क्या हुआ था। ऑक्सीटो ने दूरी से चीखकर पारमिता द्वारा एनहांस्ड बंशी की चीख का इस्तेमाल किया था और
इंस्टेंटली कॉन्शियसनेस खो दी। क्या टेम्परेंस फैक्शन के डेमीगॉड्स ने पारमिता के एक्सपैंड होने से पहले खुद को व्रेथ्स के रूप में मुझसे अटैच कर लिया था, जिससे मैं तुरंत पारमिता में खिंच गया? फिर उन्होंने मेरे शरीर पर टेक ओवर किया और ह्यूमन स्कल्स तथा अनडेड की उस उमड़ती आर्मी से डील करने के लिए अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल किया। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने भी खुद को मुझसे अटैच कर लिया था। यही वजह है कि वो अब पारमिता में है। रीसेंट एनकाउंटर को समझने के बाद लुमियन को डेमीगॉड्स के टेरर की एक क्लियर और अधिक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग मिली। ऑक्सीटो एक फुल एंजल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बंशी की चीख ने मुझे अनकॉन्शियस कर दिया, मेरी फाइट करने की एबिलिटी को छीन लिया। मुझे जागने में 10 सेकंड से अधिक का समय लगा। टेम्परेंस फैक्शन के डेमीगॉड्स की प्रेजेंस के बिना वे 10 सेकंड ऑक्सीटो के लिए मुझे 10 बार से अधिक मारने के लिए काफी होते। ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना एक ड्रॉन डेमीगॉड से की जा सके। एक रियल डेमीगॉड का सामना करते हुए अगर मैं इनिशिएटिव सीख नहीं करता तो मुझे स्वॉर्ड ऑफ करेज ड्रॉ करने या डिजायर इनकॉर्नेशन इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। एनिमेटेड शैडो के लिए मेरे लिए डैमेज लेने का कोई समय नहीं है जब तक कि मैं पहले से इसका एंटिसिपेट न करूं। इन थॉट्स के घूमने के साथ लुमियन ने अपने शरीर का कंट्रोल वापस पा लिया। फिर उसने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैरिक को धीरे से बुदबुदाते हुए सुना, ऑक्सीटो पीछे हट गई है, उसे लेक डेल्च के पास होना चाहिए। हम अभी भी नहीं जानते कि वो किस तरह की हेल्प सीख कर रही है। लेक डेल्च? लुमियन ने हल्के सरप्राइज में पूछा। वो शांत सुंदर सेक्रेड लेक? दोबारा सोचने पर यह सेंस बनाता है। रॉकलेव रीजन में सभी माइनिंग ऑपरेशंस ने लेक डेल्च को अवॉइड किया है, जिससे ये पूरी तरह से अनपोल्यूटेड रह गई है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने सराउंडिंग्स का सर्वे किया, लेकिन तुरंत लेक डेल्च की तरफ विल्डरनेस में नहीं भागा। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, लेक डेल्च अपने आप में स्पेशल है, जो फॉलन डेथ से कनेक्टेड है। रॉकलेव रीजन में इस स्मॉल स्पिरिट रील्म का एस्टैब्लिशमेंट लेक डेल्च की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। उस फॉर्मर बालाम एम्पायर ऑफिशियल ने चर्च ऑफ डेथ से एक अनडाइंग की खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया था और अपनी गेटकीपर पावर्स का इस्तेमाल करके अंडरवर्ल्ड का एक डोर ओपन किया और उसे अनडाइंग की खोपड़ी पर फिक्स कर दिया। इसने इसे बहुत जल्दी पूरी तरह से क्लोज होने से रोक दिया, जिससे अंडरवर्ल्ड का थोड़ा सा ऑरा बाहर रिसने लगा। एक अनडाइंग की खोपड़ी? क्या अनडाइंग भी मर सकता है? लुमियन ने इंस्टिंक्टिवली पूछा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने फ्रोजन वर्ल्ड के एज की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसने लुमियन की तरफ देखा और कहा, एक अनडाइंग डेथ पाथवे में केवल सीक्वेंस 4 है। वे अभी भी मर सकते हैं अगर मारे जाएं। मैं समझ गया। लुमियन ने लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाया। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने आगे कहा, अंडरवर्ल्ड से रिसने वाला ऑरा, अनडाइंग की खोपड़ी के यूनिक ट्रेड्स और लेक डेल्च का स्पेशल नेचर, इन सब ने मिलकर इस स्पिरिट रिल्म को सस्टेन करने का काम किया, जिससे रीजन में मृत क्रिएचर्स की सोल्स इसकी तरफ खिंची चली आईं और उन्हें धीरे धीरे फेड अवे होने दिया। सुनने के बाद लुमियन एक पल के लिए फ्रीज हो गया। ऐसा लगता है जैसे आप लोकल स्पिरिट रीम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने रिप्लाई किया, द रोज स्कूल ऑफ थॉट ने यहाँ 1000 से अधिक सालों तक रूल किया। लेक डेल्च की यूनिकनेस के अलावा बाकी सब कुछ बहुत पहले से समझा जा चुका था। तो फिर आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? लुमियन अचानक बोल पड़ा। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं ऑक्सीटो के इंटेंशंस का गेस पहले ही लगा लेता। हमने इनिशियली ऑक्सीटो को स्पिरिट ड्रीम से कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड नहीं थी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद जब भी आपने पूछा मैंने आंसर दिया, लेकिन एल्बोरेट नहीं किया। बोलना भी एक डिजायर है जिसके लिए टेम्परेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लुमियन अचानक समझ गया कि फ्रैंका को हर बार कैसा फील होता था जब वो उसे ये कहते सुनती थी, मुझे सामरी विमेन स्प्रिंग के इवेंट से शुरुआत करनी होगी, जहां मैडम हेला और एक बात करते हुए वो और मैरिक शहर के एज पर पहुंचे, जहां वो फ्रोजन वर्ल्ड उस उजाड़ विल्डरनेस से मिलता था। लुमियन ने इंस्टिंक्टिवली ग्रे वाइट बिल्डिंग्स को एनकेस करने वाली बर्फ की थिक लेयर की तरफ देखा। रिफ्लेक्टिव सरफेस का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी दोनों आंखों में एक ब्लरी फिगर देखकर एस्टोनिश रह गया। एक ने छोटे काले रंग का बॉनेट और उसी कलर का एक कोट ड्रेस पहन रखा था, दूसरे का कोई सिर नहीं था और उसने एक डार्क इंट्रिकेटली पैटर्न सिनिस्टर गाउन पहन रखा था। लुमियन ने फिर ट्रांसलूसेंट रिंग्ड कीड़ों को अपने मुंह के अंदर बाहर रेंगते हुए नोटिस किया, फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। डॉट डॉट डॉट। चैपिन स्ट्रीट के एंट्रेंस पर फ्रैंका, जेना और बाकी लोगों ने एक सडन ठंडक को खुद को घेरते हुए महसूस किया और लुमियन को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा। इससे पहले कि वे कम्युनिकेट कर पाते या रिएक्ट कर पाते, एक आवाज़ जो थोड़ी मैग्नेटिक और एक ड्रीम की तरह एथेरियल थी उनके कानों में गूंजी, मैं आप लोगों को पहले ट्रायल वापस भेज दूंगा। फ्रैंका, जेना और लुगानो ने इंस्टिंक्टिवली अपने शरीर घुमाए और डिस्कवर किया कि किसी पॉइंट पर उनके पास एक यंग लुकिंग मैन दिखाई दिया था। उसने एक वाइट शर्ट पहन रखी थी जो एक थिन ब्लैक ट्रेंच कोट में लिपटी हुई थी। काले बालों और हरी आंखों के साथ
उसमें एक नाइट लाइक हैंडसम क्वालिटी थी और उसने दोनों हाथों पर रेड ग्लव्स की एक जोड़ी पहन रखी थी।